Welcome to lecture 2 of thermodynamics, which is strictly for JK Bose students, right? अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था एंथैल्पीज तक, और इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक अपने पास है दैट इज़ हीट कैपेसिटी। ओके, सो हीट कैपेसिटी बेसिकली अमाउंट ऑफ हीट होगा जो आपको लगेगा किसी भी सबस्टांस के टेम्परेचर को 1 डिग्री से रेज करने में। सो इसको हम हीट कैपेसिटी बोल देंगे। सो हीट कैपेसिटी इज़ नथिंग बट हीट। सो मैं लिख लेता हूँ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, amount of heat required to raise the temperature of a substance by 1 डिग्री सेल्सियस, यू कैन से 1 केल्विन। ठीक है, सो कितना हीट लगेगा किसी भी सबस्टांस के टेम्परेचर को 1 डिग्री से इंक्रीज करने में, दैट इज़ नॉन एज हीट कैपेसिटी विच इज़ नथिंग बट हीट। ओके, नाउ इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होगा कि जो हीट कैपेसिटी है, मैंने पहले वाले लेक्चर में भी कहा था, हीट कैपेसिटी इज बेसिकली अ पाथ फंक्शन, राइट? सिंस हीट कैपेसिटी इज नथिंग बट हीट, so that means it comes under a category of path functions. Now mathematically this heat capacity C, so this heat capacity C is given as Q upon del T. So the amount of heat required to increase the temperature, to change the temperature by 1 degree Celsius, this is known as heat capacity. So C will be equal to Q upon del T. Now इसके यूनिट्स में यहाँ पे लिख देता हूँ जो इजली फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंस C इज इक्वल टू Q अपॉन डेल टी, Q के यूनिट्स आपके जूल्स आ जाएंगे एंड जो डेल टी आपका है उसके यूनिट्स आपके केल्विन आ जाएंगे। सो इट विल बी जूल केल्विन इनवर्स। आई कैन राइट कैलोरीज एज वेल, सो दैट बिकम्स कैलोरीज केल्विन इनवर्स और किलो जूल कैलोरीज इनवर्स। ठीक है, सो आपके पास हीट कैपेसिटी हो जाएगा। नाउ इस हीट कैपेसिटी को आप दो डिफरेंट कैटेगरीज में पढ़ते हैं। द फर्स्ट वन इज मोलर हीट कैपेसिटी एंड द सेकंड वन इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अच्छा, मोलर हीट कैपेसिटी आपका जो टर्म है हीट कैपेसिटी के साथ में जो मोलर टर्म लग रखी है, बस इसी के टर्म से हम इसको डिफाइन करेंगे। तो मोलर हीट कैपेसिटी का मतलब जब आपके पास सबस्टांस का 1 मोल दे रखा होगा और उस 1 मोल सबस्टांस का टेम्परेचर 1 डिग्री से आपको इंक्रीज करना है, इस प्रोसेस में कितना हीट लगेगा दैट इज नॉन एज मोलर हीट कैपेसिटी, राइट? सो the amount of heat required the amount of heat required to increase the temperature, of 1 mole of substance, बस इतनी सी चीज़ आपको ऐड करनी है। 1 मोल ऑफ सबस्टांस, बाकी सब चीज़ें सेम होंगी, बाई 1 डिग्री सेल्सियस। 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज करने में कितना लगेगा? दिस 1 मोल ऑफ सबस्टांस इज इंपॉर्टेंट। जो 1 मोल सबस्टांस का या पर मोल सबस्टांस का टेम्परेचर जब आपने इंक्रीज करना है पर डिग्री सेल्सियस से, तो उसमें कितना हीट रिक्वायर्ड होगा दैट इज नॉन एज मोलर हीट कैपेसिटी। ना इस डेफिनेशन के हिसाब से जब आप इसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन लिखेंगे, सो मैं लिख लेता हूँ सी और स्मॉल एम लिख लेता हूँ सो दैट ऊपर इस वाले में कन्फ्यूजन ना बैठे। सो सी एम इज मोलर हीट कैपेसिटी एंड दिस मोलर हीट कैपेसिटी विल बी इक्वल टू क्यू अपॉन एन डेल टी। क्यू अपॉन डेल टी तो सेम था पहले भी, बस डिवाइड में एन लगा दिया आपने। सो इसका मतलब होगा पर मोल हीट कैपेसिटी कितना होगा, दैट इज मोलर हीट कैपेसिटी। सो जो पर मोल हीट कैपेसिटी आपको देखने को मिलेगा दिस इज नथिंग बट हीट कैपेसिटी, राइट? अच्छा, ये चीज़ मैंने ऊपर भी लिख रखी है, मैं दोबारा से लिख लेता हूँ दैट दिस हीट कैपेसिटी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। दिस हीट कैपेसिटी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, बट दिस मोलर हीट कैपेसिटी, सिंस हीट कैपेसिटी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और आपने हीट कैपेसिटी को मोल से डिवाइड कर दिया, इसका मतलब दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ का रेशो आपने ले लिया। अब दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ का रेशो आपके पास इंटेंसिव होगा, सो दैट इज़ वाई दिस इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सो आपके पास इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। अच्छा, इस पूरे मोलर हीट कैपेसिटी के इक्वेशन से मोस्टली न्यूमेरिकल्स में आपको हीट निकालने को बोलता है। सो अगर मैं इसको रीअरेंज कर दूँ, सो ऑन रीअरेंजिंग क्यू बिकम्स इक्वल टू, यहाँ से मैं क्यू निकाल दूंगा, सो ये एन डेल टी सी एम के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो विल हैव एन सी एम डेल टी। सो इस इक्वेशन को लगा के हम हीट कैपेसिटी निकाल सकते हैं अगर आपके पास हीट निकाल सकते हैं अगर आपके पास मोलर हीट कैपेसिटी गिवन हो। अच्छा, इस इक्वेशन से जो मोलर हीट कैपेसिटी का इक्वेशन है, इससे हम इसके यूनिट्स भी लिख सकते हैं। अगर आप इसके यूनिट्स लिखना चाहें, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इसके यूनिट्स क्या बन जाएंगे आपके पास,
सो क्यू के यूनिट आ गए जूल्स, सो मैंने जूल्स लिख दिया। अच्छा, डिवाइड में जो एन है इसका यूनिट मोल होगा, सो मोल में ऊपर लेके चला गया तो ये बन गया मोल इनवर्स। और डेल टी जो आपका टेम्परेचर होगा, सो टेम्परेचर का यूनिट केल्विन होगा, तो इसको मैं ऊपर लेके जाऊँ रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो दिस विल बी जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ये मोलर हीट कैपेसिटी के यूनिट्स हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ना सेम सेम है। अब मोलर हीट कैपेसिटी में आपने देखा हीट कैपेसिटी पर मोल सबस्टांस का कितना होगा, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब है हीट कैपेसिटी पर ग्राम सबस्टांस का कितना होगा, ठीक है। तो अब डिवाइडेड में आपको मास लिख देना है बेसिकली। सो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, सेम सेम लिख रहा हूँ, डेफिनेशन ऊपर से कॉपी कर सकते हैं, टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सबस्टांस, 1 ग्राम ऑफ सबस्टांस बाई 1 डिग्री सेल्सियस। बस इतना सा चीज़ आपने ऐड कर दिया, 1 ग्राम सबस्टांस बाई 1 डिग्री सेल्सियस। तो इसको हम बोल देंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, दैट इज़ द हीट कैपेसिटी ऑफ पर ग्राम ऑफ सबस्टांस। पर ग्राम सबस्टांस का जो हीट कैपेसिटी होगा दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ना इसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन हम लिख सकते हैं, सो मैं लिख लेता हूँ सी एस, ऊपर वालों से कन्फ्यूजन अवॉइड करने के लिए मैं इसको सी एस से लिख लेता हूँ, दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। दिस विल बी इक्वल टू क्यू अपॉन एम डेल टी, ऊपर वाले में मोल था और यहाँ पे मास आ जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एम डेल टी, राइट, क्यू अपॉन एम डेल टी के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से इसके आप यूनिट्स लिख सकते हैं, इसके यूनिट्स किसके आप बराबर आ जाएंगे, सेम यूनिट होगा, बस आपको क्या करना है मास कंसिडर करना है अभी। सो मास का यूनिट आप ग्राम्स में ले लीजिए या केजी में ले लीजिए। सो ये यूनिट आ जाएगा आपका जूल हीट के लिए, देन मास को ऊपर लेके आ जाऊंगा, दिस बिकम्स ग्राम इनवर्स, और टेम्परेचर को भी ऊपर ले आ जाऊंगा मैं, दिस बिकम्स केल्विन इनवर्स। और आप केजी में भी इसको लिख सकते हैं, पिछले वाले को आप किलो जूल में भी लिखना चाहें तो वो भी सही यूनिट होगा आपका, ठीक है। सो दिस इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अच्छा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से अगर आपको क्यू निकालना हो, सो क्यू विल बी इक्वल टू सी एस एम डेल टी। सो अगर आपको हीट फाइंड आउट करना है देन दैट विल बी इक्वल टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाय मास मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टेम्परेचर, राइट। ओके, ये काफ़ी सिंपल सा पॉइंट है। अच्छा, इन्हीं दो को ध्यान में रखते हुए स्मॉलर हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को ध्यान में रखते हुए मैं इन दोनों के बीच में अगर रिलेशन लिखना चाहूँ, तो अगर मैं यहाँ पे रिलेशन बिटवीन मोलर हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, अगर इन दोनों के बीच में मैं रिलेशन लिख दूँ तो देखेंगे किस तरीके से रिलेशन किस तरीके से बनेगा, आप ये इजीली कर सकते हैं। देखिए आपको क्या करना है मान लीजिए मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट रख लेता हूँ कि जो मैंने क्यू निकाल रखा था, और इस क्यू को मैं इक्वेशन सेकंड रख लेता हूँ। अच्छा, इक्वेशन फर्स्ट से जो क्यू आपका था दैट इज़ एन सी एम डेल टी, और इक्वेशन सेकंड में जो आपका क्यूब बराबर आया था वो आया था सी एस एम डेल टी। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इन दोनों को बराबर कर लेता हूँ। सो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को मैं इक्वेट कर लेता हूँ। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ऊपर वाले का क्यू बराबर है एन सी एम डेल टी, सो मैं लिख लूँगा एन सी एम डेल टी इज इक्वल टू, और यही क्यू बराबर है आपका सी एस एम डेल टी। सो इसका मतलब अगर दोनों का क्यू बराबर है, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो दोनों का राइट हैंड साइड भी बराबर होगा। सो दिस विल बी इक्वल टू एम सी एस डेल टी या सी एस एम डेल टी, आप दोनों तरीक़ों से लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, अब आपको यहाँ से रिलेशन निकालना है सी एम और सी एस के बीच का। तो डेल टी और डेल टी तो मैं कैंसिल आउट कर लूँगा, तो यहाँ से जो आपका सी एम आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू एम सी एस अपॉन एन। नाउ इसको मैं रीअरेंज कर लेता हूँ थोड़ा, या आप इस तरीके से इसको इजीली कर सकते हैं। आपको ये पता है दैट मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, राइट, मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। सो अपने पास मास अपॉन मोल आ रहा है तो मैं क्या कर लेता हूँ, मोलर मास को यहाँ पे लिख लेता हूँ। सो मोलर मास विल बी इक्वल टू मास अपॉन मोल, वेरी सिंपल, ठीक है। तो बेसिकली इस एम अपॉन एन की जगह पे दिस मास अपॉन मोल, इसकी जगह पे मैं पुट कर सकता हूँ मोलर मास डायरेक्टली। सो आपका जो सी एम है दैट विल बी इक्वल टू मोलर मास इंटू सी एस, राइट। या इसी को मैं इस साइड रीअरेंज करके लिख लूँ, देन सी एस विल बी इक्वल टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी विल बी इक्वल टू मोलर हीट कैपेसिटी अपॉन मोलर मास। सो दिस विल बी दी रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड मोलर हीट कैपेसिटी। सो कभी भी अगर आपके पास मोलर हीट कैपेसिटी मेंशन है और आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फाइंड आउट करना है, तो आप सिंपली क्या करेंगे, जो आपका मोलर हीट कैपेसिटी होगा उसको गिवन सबस्टांस के मोलर मास से डिवाइड कर दीजिए, तो आपके पास इजिली स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकल।
ओके, इसके बाद मैंने लिख रखा है कि कांस्टेंट टेम्परेचर्स पे और कांस्टेंट वॉल्यूम्स पे इन्हीं हीट कैपेसिटीज़ के रिलेशंस क्या बनेंगे, ये आप इजली खुद भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आपको ये पता है दैट एट कांस्टेंट प्रेशर, दिस इज इंपॉर्टेंट, एट कांस्टेंट प्रेशर दिस डेल एच इज बेसिकली इक्वल टू क्यू। कांस्टेंट प्रेशर पे जो आपका डेल एच होगा, जो एंथैल्पी चेंज होगा, दैट इज इक्वल टू क्यू पी, दैट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। नाउ हीट कैपेसिटी के रिलेशन से आप देख लेंगे, जो हीट कैपेसिटी हमने लिख रखा था दैट इज इक्वल टू क्यू अपॉन डेल टी, सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन डेल टी। तो मैं ऐसा लिख लेता हूँ, सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन डेल टी। अब क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट चल रहा है तो मैं क्यू के साथ में छोटा सा पी लिख देता हूँ कि प्रेशर कांस्टेंट चल रहा है। नाउ इफ प्रेशर इज कांस्टेंट देन दिस क्यू पी इज इक्वल टू डेल एच, सो वी कैन से दैट सी विल बी इक्वल टू डेल एच अपॉन डेल टी, राइट। सो सी विल बी इक्वल टू डेल एच अपॉन डेल टी। सो आपके पास रिलेशन बनेगा सी इज इक्वल टू डेल एच अपॉन डेल टी। यहाँ से आप डेल एच निकालना चाहें दैट विल बी इक्वल टू सी इन टू डेल टी। सिमिलरली ये हीट कैपेसिटी में आपने पुट किया, आप सिमिलरली इसको मोलर हीट कैपेसिटी में पुट करके देख लीजिएगा। आपको पता है जो आपका मोलर हीट कैपेसिटी है वो बराबर है आपका क्यू अपॉन एन डेल टी के, से बराबर था क्यू अपॉन एन डेल टी के। सो मैं लिख लूँगा मोलर हीट कैपेसिटी दैट इज सी एम इज इक्वल टू क्यू अपॉन एन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। Now at constant pressure again this Qp becomes equal to del H, so मैं लिख लूँगा Cm will be equal to del H upon n del T at constant pressure। so pressure constant है तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसके साथ में भी छोटा सा p लिख देता हूँ। so ये रिलेशन आपका बन जाएगा मोलर हीट कैपेसिटी का। अगर यहाँ से आप डेल एच निकालना चाहें तो डेल एच बराबर हो जाएगा आपका n इंटू डेल टी इंटू सी एम एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, मोलर हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ठीक है। एक रिलेशन ये एंड एक रिलेशन ये आपका देखने को मिलेगा। अब सिमिलरली इसी को आप पुट कर दीजिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के रिलेशन में, तो अपने को पता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू क्यू अपॉन एम डेल टी। अब क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पे बात कर रहे हैं आप तो आपको क्यू पी लिखना पड़ेगा और क्यू पी डेल एच के बराबर हो जाएगा। तो सिमिलरली जो आपका ये इक्वेशन है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाला, ये क्या हो जाएगा, सो वी कैन राइट सी एस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर विल बी इक्वल टू डेल एच अपॉन एम डेल टी। सो ये रिलेशन हो जाएगा आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। सो तीन रिलेशंस, मोलर हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के और हीट कैपेसिटी के कांस्टेंट प्रेशर्स पे आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं ना। सिमिलरली कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर आप लिखना चाहें तो लिख देता हूँ। सो एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करेंगे तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे भी सेम रिलेशंस होंगे। बस एक चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है स्टार्टिंग वाली वो ये है कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम this qp becomes equal to del u, not qp, this is qv actually. So at constant volume this heat absorbed or released by the system becomes equal to the change in internal energy। कांस्टेंट प्रेशर पे डेल एच क्यू पी के बराबर और कांस्टेंट वॉल्यूम पे डेल यू क्यू वी के बराबर। ओके, ये आप एंथैल्पी इक्वेशन में पुट करके और ये फ्लॉट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पुट करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ सिमिलरली इसके लिए मैं रिलेशंस लिखना चाहूँ तो आप कैसे लिखेंगे, हीट कैपेसिटी क्या बन जाएगा, सो हीट कैपेसिटी सी विल बी इक्वल टू सेम लिख रहा हूँ मैं। अब आपको जहाँ पे डेल एच दे रखा था वहाँ पे आप डेल यू लिख लेंगे, सो दिस विल बी इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल टी, राइट। सिंपल हो गया पहला रिलेशन। अच्छा, दूसरा रिलेशन मोलर हीट कैपेसिटी के लिए आप लिखना चाहें तो मैं लिख लूँगा मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम विल बी इक्वल टू, बस डेल एच की जगह पे डेल यू लिखना है आपको, सो डेल यू अपॉन एन डेल टी, राइट। ये दूसरा रिलेशन हो जाएगा। एंड सिमिलरली फॉर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, we have cs at constant volume becomes equal to del u upon n del t। ये रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लाइक जेके बोस में इनसे सवाल के पी और के सी के रिलेशन पे बन सकता है, बट कॉम्पिटिटिव में इनसे सवाल कहीं से भी बन सकता है, ठीक है। सो ये तीन इक्वेशन इस साइड वाले और तीन इक्वेशन उस साइड वाले, इसलिए कांस्टेंट प्रेशर पे बस ये चीज़ ध्यान में रखनी है, दैट डेल एच इज इक्वल टू क्यू पी, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो आपका क्यू वी है दैट इज इक्वल टू डेल यू, और उसके बाद हीट कैपेसिटी में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर हीट कैपेसिटी में इसको इजीली पुट कर दीजिए और आपके पास ये तीन डिफरेंट रिलेशंस बन जाएंगे जहाँ से आप डेल एच या डेल यू फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपके पास मोलर हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मेंशन कर रखा है, ठीक है। तो इसके बाद द नेक्स्ट वन इज रिलेशन बिटवीन सी पी एंड सी वी। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। अच्छा, एक चीज़ हमें पता है, we know that from enthalpy equation से आपको ये चीज़ पता है that del H is equal to
डेल यू प्लस पी डेल वी। ठीक है, चीज़ तो हमें पता है। सिमिलरली इसी क्वेश्चन को हम इस तरीके से भी लिखते हैं दैट डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल एन जी आर टी, राइट। Del H is equal to del U plus del NgRT. Now consider that the number of moles are 1. So for 1 mole, so for n is equal to 1, अगर आपके पास मोल एक है, राइट, और चेंज इन मोल्स 1 के बराबर है, सो इन दैट केस del H becomes equal to del U plus RT. so आपके पास रिलेशन ये हो जाएगा, दैट इज del H is equal to del U plus RT. ओके, अच्छा अब आप क्या कर लीजिएगा, आप इस इक्वेशन को बेसिकली टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, सो आपको इसको डिफरेंशिएट करना है टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। सो टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दीजिए। सो इक्वेशन बिकम्स डेल एच, या आप डी भी लिख के चल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप डेल एच लिख लीजिए या डी लिख लीजिए, दोनों चीज़ें सेम है, अपॉन डेल टी इज इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल टी प्लस आर टी अपॉन डेल टी, राइट। ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगा, आपने सिंपली इसको डिफरेंशिएट कर दिया टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में। अच्छा, इस इक्वेशन को ध्यान में रखते हुए एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है दैट दिस डेल एच अपॉन डेल टी, अभी हमने ऊपर फाइंड आउट किया, दिस डेल एच अपॉन डेल टी अभी आपने फाइंड आउट कर रखा था, तो ये किसके बराबर आ गया था, डेल एच अपॉन डेल टी आपका बराबर आ गया था हीट कैपेसिटी के। ठीक है, अब ये जो डेल एच अपॉन डेल टी आपने फाइंड आउट किया एट कॉन्स्टेंट प्रेशर पे, इस कॉन्स्टेंट प्रेशर पे, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको लिखना भूल गया, मैं लिख लेता हूँ इसको भी साथ में, इसको मैं सी पी लिख लेता हूँ, राइट, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर की बात चल रही है तो मैं इसको सी पी लिख लेता हूँ, इसको सी वी लिख लेता हूँ। ठीक है, सो कांस्टेंट प्रेशर पे जो डेल एच अपॉन डेल टी था, ये डेल एच अपॉन डेल टी बराबर था सी पी के, और जो डेल यू अपॉन डेल टी था ये सी वी के बराबर था। सिंपली मैं क्या कर दूंगा, इस डेल एच अपॉन डेल टी की जगह पे मैं सी पी पुट कर दूंगा, और इस डेल यू अपॉन डेल टी की जगह पे मैं सिंपली सी वी पुट कर दूंगा, प्लस अब क्योंकि टेम्परेचर को डिफरेंशिएट किया जा रहा है टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास आर बच जाएगा सिंपली। सो सी पी माइनस सी वी को पीछे ले आता हूँ, सी वी इज इक्वल टू आर, so this will be the relation between Cp and Cv. So Cp minus Cv will be equal to R. This is also known as Mayer's formula. इसको Mayer's formula भी पढ़ते हैं। This is also known as Mayer's formula. ठीक है, अच्छा फिलहाल जेके बॉस तक के लिए आपको यही चीज़ लगती है, अदरवाइज अगर इससे आगे आप पढ़ना चाहें, इससे आगे वाले आप रेशोज़ को देखना चाहें, एक और चीज़ मैं लिख लेता हूँ, दैट इज़ द रेशो ऑफ Cp अपॉन Cv इज बेसिकली इक्वल टू गामा। तो Cp अपॉन Cv का जो रेशो है ये आपका गामा के बराबर हो जाएगा। दिस गामा इज नोन एज एडियाबैटिक इंडेक्स, इस गामा को एडियाबैटिक इंडेक्स भी पढ़ते हैं, एडियाबैटिक इंडेक्स। ओके, सो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर का रेशो अगर आप हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे निकालेंगे दैट इज Cp अपॉन Cv, गामा के बराबर आपका हो जाता है, इसको एडियाबैटिक इंडेक्स भी बोला जाता है। जब आप मान लीजिए नेट के लिए पढ़ रहे हैं या जेई के लिए पढ़ रहे हैं तो फिर आपको इस गामा को भी पढ़ना है फॉर डिफरेंट गैसेस, फॉर मोनो एटॉमिक गैस, फॉर डायटोमिक गैस, फॉर ट्राई एटॉमिक और पॉली एटॉमिक गैसेस, और फिर आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम भी इसको ध्यान में रखना पड़ता है इसके लिए। ठीक है, बट फिलहाल के लिए एग्जाम के लिए जेके बॉस के लिए फ़िलहाल आपका इतना सा पॉइंट है, क्योंकि इससे आगे आपको जेके बॉस में पूछेगा नहीं। ठीक है, सो आफ्टर द रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv द नेक्स्ट वन वी हैव इज़ अ न्यूमेरिकल पोर्शन। ठीक है, अच्छा न्यूमेरिकल है, एग्जाम में आपके बन सकता है, इंपॉर्टेंट है, हीट कैपेसिटी पे एनसीईआरटी का है। ठीक है, अच्छा आपको बोल रखा है दैट कैलकुलेट द नंबर ऑफ किलो जूल्स ऑफ हीट, सो बेसिकली आपको क्यू फाइंड आउट करना है, नेसेसरी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 60 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम टेम्परेचर दिस टू दिस, और मोलर हीट कैपेसिटी दे रखा है। ठीक है, सो सवाल में आपकी जो गिवन चीज़ें हैं वो मैं लिख लेता हूँ। गिवन आपके पास मास है, सो मास ऑफ एल्यूमिनियम दे रखा आपके पास, मास ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू 60 ग्राम, राइट। अच्छा, उसके बाद जो सेकंड चीज़ आपको दे रखी है वो आपके पास है टेम्परेचर। सो टेम्परेचर 1 आपके पास 35 डिग्री सेल्सियस है और टेम्परेचर 2 आपके पास 55 डिग्री सेल्सियस है, बट अपने को तो डेल टी लगना है, क्योंकि जब आप इसको इक्वेशन में पुट करेंगे मोलर हीट कैपेसिटी के तो आपको डेल टी फाइंड आउट पुट करना पड़ेगा। सो डेल टी विल बी इक्वल टू फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, सो 55 डिग्री सेल्सियस माइनस 35 डिग्री सेल्सियस। अब जब कभी भी आप टेम्परेचर का डिफरेंस निकालेंगे, चाहे आप डिग्री सेल्सियस में निकाल दीजिए चाहे उसको आप केल्विन में निकाल दीजिए, आंसर सेम हो जाता है, तो आपको इसको केल्विन में कन्वर्ट करने की नीड नहीं पड़ेगी, आपका आंसर सेम होगा, आप यूनिट सिंपली चेंज कर सकते हैं। सो दिस विल बी इक्वल टू 20
डिग्री सेल्सियस, या इसी को आप 20 केल्विन भी लिख के चल सकते हैं क्योंकि यूनिट सेम हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को मैं और करके केल्विन लिख सकता हूँ। अच्छा, इसके बाद आपको मोल फाइंड आउट करना है, ऐसा इसलिए क्योंकि जब इसको इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपको ये पता है कि जो मोलर हीट कैपेसिटी का इक्वेशन है दैट इज CM इज इक्वल टू Q अपॉन N डेल टी, सही है। यहाँ से आपको हीट निकालना है, सो Q विल बी इक्वल टू N डेल टी इंटू CM। बेसिकली आपको इस इक्वेशन में पुट करना है, Q निकालना है। तो Q निकालने के लिए आपको मोल भी चाहिए, Q निकालने के लिए आपको डेल टी भी चाहिए। सो डेल टी हमने फाइंड आउट कर लिया, बट CM आपके पास गिवन है और जो मोल आपके पास है वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि मोल कितना आएगा। सो अब क्या कर लेता हूँ मैं, तीसरी चीज़ में मोल कैलकुलेट कर लेता हूँ। सो मोल विल बी इक्वल टू द गिवन मास ऑफ एल्यूमिनियम, क्योंकि एल्यूमिनियम मेंशन कर रखा है, सो एल्यूमिनियम का मास आपके पास 60 दे रखा है, अपॉन मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम, जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, इसका मोलर मास 27 ग्राम पर मोल होता है। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस, इसका मास 27 ग्राम पर मोल होगा, इसका मोलर मास 27 ग्राम होगा। सो इसको डिवाइड करने पे आपके पास जाएंगे 2.2 मोल। सो ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स। अब सिंपली आपको नंबर ऑफ मोल मिल गए, आपको डेल टी भी आपने फाइंड आउट कर लिया, CM आपके पास गिवन है, सो आप इसको इस इक्वेशन में पुट कर लीजिए और आपका आंसर बन जाएगा। सो फ्रॉम दिस Q विल बी इक्वल टू N, सो N आ गया 2.2 मल्टीप्लाई बाई डेल टी विच इज़ 20 मल्टीप्लाई बाई मोलर हीट कैपेसिटी जो सवाल में मेंशन है दैट इज़ 24। सो इस सब को मल्टीप्लाई करने पे Q विल बी इक्वल टू 1065.7 जूल। इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई करने पे आपका 1065.7 जूल आंसर बन जाएगा। लेकिन सवाल में मेंशन कर रखा है कि आपको जो हीट निकालना है वो किलो जूल्स में निकालना है, सो आपको इसको किलो जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए आप सिंपली इसको 1000 से डिवाइड करेंगे। तो 1000 से डिवाइड करने पे आपका आंसर बन जाएगा 1.065 किलो जूल्स। सो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। दिस विल बी दी फाइनल आंसर, राइट। सिंपल सा सवाल है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एंट्रोपी। ओके, एक और थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टी आपके पास देखने को मिलेगा दैट इज एंट्रोपी। नाउ एंट्रोपी बेसिकली मेजर्स द रैंडमनेस और डिसऑर्डर ऑफ सिस्टम। आपके सिस्टम में कितना डिसऑर्डर है, कितना रैंडमनेस देखने को मिल रहा है, कितना किस तरीके से आपके जो पार्टिकल्स हैं वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, इस चीज़ को मेजर करने के लिए जिस थर्मोडाइनमिक टर्म का या क्वांटिटी का यूज़ किया जाता है दैट इज कॉल्ड दैट इज बेसिकली एंट्रोपी, राइट। सो इट इज द मेजर ऑफ degree of randomness, it is the measure of degree of randomness or disorder of system or disorder of system। so system में कितना randomness या disorder देखने को मिलेगा, this is measured by using this thermodynamic term known as entropy। so entropy इस चीज़ को measure करता है। okay, now this entropy is represented by del S, so mathematically this del S is given as Q reversible upon del T। इक्वेशन आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। so Q reversible upon T actually, so Q reversible upon T। अच्छा, ये सेम था जो आपने हीट कैपेसिटी में पीछे देखा, बस हीट कैपेसिटी में आपका Q अपॉन डेल टी था और यहाँ पे Q अपॉन टी है पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, वहाँ पे टेम्परेचर का चेंज था। नाउ दिस डेल एस इज इक्वल टू Q अपॉन डेल टी। तो इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, इस मैथमेटिकल इक्वेशन से भी डिफाइन कर सकते हैं। सो अगर यहाँ से आप डिफाइन करना चाहें तो फिर आप लिखेंगे दैट एंट्रोपी चेंज विल बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम रिवर्सिबली एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, राइट। तो यहाँ से आप डिफाइन करने पे इसको लिख सकते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ हीट आपका सिस्टम एब्जॉर्ब करेगा रिवर्सिबली किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर टी पे। सो डेल एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। सो ये डेल एस का इक्वेशन बन जाएगा, राइट। नाउ वी नो दैट, इस इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं। वी नो दैट एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर आपको पता है कांस्टेंट प्रेशर पे दैट इज आइसोबारिक कंडीशन पे, आइसोबारिक कंडीशन पे आपका ये जो Q था ये बराबर हो जाता है डेल एच के। दिस QP बिकम्स इक्वल टू डेल एच, राइट। सो अगर आपका QP डेल एच के बराबर हो जाता है तो आप सिंपली इसको ऊपर वाले में पुट करके डेल एस का इक्वेशन बना सकते हैं। सो इन दैट केस डेल एस बिकम्स इक्वल टू डेल एच अपॉन टी। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, इस पर न्यूमेरिकल आपको आ सकता है। द डेल एस विल बी इक्वल टू डेल एच अपॉन टी, बाई डेल एच इज एंथैल्पी चेंज। अब जिस भी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, जिस भी फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए या जिस भी फेज ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपका
एंथैल्पी दे रखा है, उस हिसाब से आप उसका एंट्रोपी कैलकुलेट कर सकते हैं. सो डेल एस इज इक्वल टू डेल एच अपॉन टी. और अगर आपके पास टेम्परेचर प्रोवाइडेड नहीं है तो आप रूम टेम्परेचर कंसिडर करके, स्टैंडर्ड टेम्परेचर कंसिडर करके चल सकते हैं. ठीक है. तो डेल एस को फाइंड आउट करने के लिए आप डेल एच पुट करेंगे और डिवाइड कर देंगे टेम्परेचर से. अच्छा, इसके बाद इसी एंट्रोपी में ध्यान में रखते हुए एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं ये लिख देता हूँ. आपको ये पता है दिस एंट्रोपी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. सो एंट्रोपी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एज वेल एज स्टेट फंक्शन. एक स्टेट फंक्शन भी है एज वेल एज स्टेट फंक्शन. अब स्टेट फंक्शन होने के कारण जो टोटल चेंज एंट्रोपी में होगा दैट डेल एस टोटल विल बी इक्वल टू एस फाइनल माइनस एस इनिशियल. सिंपल. ठीक है. या एस टू माइनस एस वन, क्योंकि जब कभी भी आप स्टेट फंक्शंस को लिखेंगे तो स्टेट फंक्शन बराबर हो जाएगा फाइनल जो आपके पास गिवन मैग्नीट्यूड होगा, जो फाइनल वैल्यू होगा माइनस इनिशियल वैल्यू. अच्छा, इसी को ध्यान में रखते हुए एक और चीज़ आपके पास आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि आपको ये पता है कि आपका यूनिवर्स में सिस्टम और सराउंडिंग प्रेजेंट होगा. तो अगर आपको पूरे यूनिवर्स का एंट्रोपी कैलकुलेट करना है तो पूरे यूनिवर्स का जो डेल एस हो जाएगा, सो डेल एस यूनिवर्स will be equal to del S system plus del S surrounding. So del S system plus del S surrounding. So del S system plus del S surrounding. So another important equation कि अगर आपको यूनिवर्स का एंट्रोपी फाइंड आउट करना है दैट विल बी इक्वल टू del S system plus del S surrounding. इस तरीके से आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके. ना आफ्टर दिस इस इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखेंगे डेल एस वाले को, डेल एच अपॉन टी या क्यू अपॉन टी को, तो यहाँ से आप डेल एस जीरो कब कब कर सकते हैं. सो ये इंपॉर्टेंट बात है, मैं नोट करके लिख लेता हूँ. ये मैं नोट करके लिख लेता हूँ कि मान लीजिए आपका क्यू जीरो है. अगर आप रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंडीशन मान के चलते हैं, ठीक है, अगर आपके पास रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंडीशन है, नॉट इरिवर्सिबल, इट शुड बी रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंडीशन. तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंडीशन के केस में आपका जो क्यू है, आपका जो क्यू रिवर्सिबल है वो जीरो के बराबर हो जाएगा. सो अगर क्यू रिवर्सिबल जीरो के बराबर हो जाएगा तो आप इसको डेल एस वाली वैल्यू में पुट कर देंगे. सो आपका जो डेल एस है दैट इज आल्सो इक्वल टू जीरो. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इन केस ऑफ रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस द एंट्रोपी चेंज बिकम्स जीरो. सो एंट्रोपी चेंज आपका कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ठीक है. नाउ आफ्टर दिस लेट्स डिस्कस द फैक्टर्स दैट कैन इफेक्ट एंट्रोपी चेंज. सो फैक्टर्स इफेक्टिंग एंट्रोपी चेंज. एंट्रोपी चेंज को कौन कौन सा फैक्टर इफेक्ट कर सकता है उसको हम देख लेते हैं. पहला लिख लेता हूँ मैं नंबर वन करके, फिजिकल स्टेट. फर्स्ट वन इज फिजिकल स्टेट. ठीक है. अच्छा, फिजिकल स्टेट को ध्यान में रखेंगे तो आपको ये पता है कि सबसे ज़्यादा रैंडमनेस आपको गैशियस में देखने को मिलेगा, उससे कम आपको लिक्विड में देखने को मिलेगा, और उससे कम आपको टाइटली पैक्ड जहाँ पे पार्टिकल्स आपको देखने को मिलते हैं सॉलिड में वहाँ पे देखने को मिलेगा. सो गैशियस में सबसे ज़्यादा एंट्रोपी होगा एज कम्पेयर टू लिक्विड्स, एज कम्पेयर टू सॉलिड्स में सबसे कम एंट्रोपी आपको देखने को मिल जाएगा. सो आपका फिजिकल स्टेट एंट्रोपी को इफेक्ट करता है. तो सेकेंड इज लेट्स से टेम्परेचर. सो मान लीजिए आपने गैस कंसिडर कर रखा है कोई, और आप डिफरेंट टेम्परेचर पे गैस को कंसिडर करते हैं. सो सपोज कर लो मैंने H2 कंसिडर कर लिया एट 300 केल्विन, और सिमिलरली इसी H2 को मैंने कंसिडर कर लिया एट 500 केल्विन. अब जैसे ही मैं टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दूंगा तो टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने से जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं उनका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा. काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब है कि रैंडमनेस बढ़ जाएगा. ठीक है. तो इसका मतलब ये होगा कि टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंट्रोपी चेंज. तो उस टाइम पे एंट्रोपी चेंज आपका पॉजिटिव होगा, और इन दोनों के केसेस में जो आपका हाई टेम्परेचर वाला है, हाई टेम्परेचर के केस में एंट्रोपी ज़्यादा होगा. लेट्स से थर्ड फैक्टर इज नंबर ऑफ मोल्स. नंबर ऑफ मोल्स ये बहुत क्रूशियल फैक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर. मान के चल लीजिए आपके पास कोई H2 गैस था, या सपोज कर लीजिए कोई ए गैस था. ए गैस कंसिडर कर लेता हूँ. कोई ए गैस था और ये ए गैस आपका कन्वर्ट हो रहा है 2 टाइम्स बी गैस में. आपने कोई रिएक्शन किया और ए गैस से आपके बी गैस बन रहे हैं जिसके 2 मोल आपको देखने को मिल रहे हैं. सो बेसिकली इसको ध्यान में रखते आप ये देख सकते हैं कि जो मोल आपका है यहाँ पे 1 मोल था और अगले वाले में आपका 2 मोल है. सो नंबर ऑफ मोल आपका इंक्रीज़ कर रहा है. अगर नंबर ऑफ मोल बढ़ रहा है, अगर नंबर ऑफ मोल बढ़ रहा है, नंबर ऑफ मोल बढ़ने का मतलब है कि अगले वाले में जहाँ मोल ज़्यादा होगा वहाँ पे रैंडमनेस या डिसऑर्डर के चांसेस भी ज़्यादा होंगे. सो इन दैट केस
the entropy also increases. So number of moles are also directly proportional to del S. नंबर ऑफ मोल ज़्यादा होंगे सो एंट्रोपी चेंज आपका पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। अच्छा नंबर 4 फैक्टर मैं लिख लेता हूँ, प्रेशर। अच्छा प्रेशर के केस में अब गैसेस पे जब आप प्रेशर्स को एक्सर्ट करेंगे, प्रेशर को बढ़ाएंगे, तो आप ये देखेंगे कि गैसेस का रैंडमनेस घटेगा। तो प्रेशर का प्रभाव ज़्यादा मेजॉरिटी में या सिग्निफिकेंट जहाँ पे पड़ेगा वो आपके गैसेस होंगे, और गैसेस के केसेस में प्रेशर बढ़ाने से आपका एंट्रोपी घटेगा। सो एंट्रोपी आपका नेगेटिव हो जाएगा, प्रेशर के वजह से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ओके नंबर 5 फैक्टर नंबर 5 फैक्टर आप इस तरीके से लिख लिखते हैं। मान लीजिए मैं लिख लूँ बॉइलिंग ऑफ एग। boiling of egg, this is not a physical transformation basically, a phase transformation basically, this is actually denaturation of proteins, ठीक है। ये पढ़ना इसलिए important है अलग से क्योंकि this involves a different phenomena which is known as denaturation of protein. There is a denaturation of proteins, right? So basically जब आप एग को बॉईल करेंगे तो इसके अंदर के जो प्रोटीन्स हैं वो कोगुलेट कर जाते हैं, उनका डिनेचुरेशन हो जाता है। जो प्रोटीन हायर स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट थे, जो बहुत अच्छे से कॉइल्ड, में इस तरीके से इसको लिख लेता हूँ कि ये बहुत परफेक्टली कॉइल्ड आपको देखने को मिल रहे थे इनिशियली, कुछ इस तरीके से बहुत परफेक्ट कॉइलिंग इनमें था, प्रोटीन में बहुत अच्छा पैकिंग था, बहुत अच्छा कॉइलिंग था। लेकिन जैसे आपने हीट कर दिया तो इनका जो कॉइल था, इनकी जो परफेक्ट कॉइलिंग थे, जो बहुत अच्छे स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट्स थे, वो बिगड़ जाएंगे, अनकॉइलिंग हो जाएगा। और जब इनका अनकॉइलिंग हो जाएगा तो इस अनकॉइलिंग में कोई परफेक्टनेस का ऑर्डर देखने को नहीं मिलेगा। जब इनका अनकॉइलिंग होगा तो ये अनकॉइलिंग इतना रैंडम होगा कि आप ये देखेंगे कि डिसऑर्डर देखने को मिल जाएगा। एक ऑर्डर्ड मैनर में ये देखने को नहीं मिलता, एकदम से एक डिसऑर्डर देखने को मिल जाएगा। सो बेसिकली जब आप एग को बॉईल करेंगे तो प्रोटीन्स का डिनेचुरेशन होगा, प्रोटीन्स का अनकॉइलिंग होगा, आपके हायर स्ट्रक्चर्स लोअर स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये अनकॉइलिंग बहुत रैंडम होगा। सो इसकी वजह से डिसऑर्डर बढ़ जाता है। सो कुल मिला के डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स के टाइम पे एंट्रोपी चेंज इज पॉजिटिव। सो डेल एस इज पॉजिटिव, एंट्रोपी इंक्रीज कर जाएगा। ओके इसी के साथ मैं एक सवाल लिख देता हूँ, ज़रा बताइएगा, इसको बताइएगा। मान लीजिए मैं इस तरीके से लिख लूँ, लेट्स से वी कंसिडर द डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये 2024 में भी इस तरह का सवाल इंक्लूड था, और इसको डिकम्पोज करके मैं बना दूँ कैल्शियम ऑक्साइड विच इज़ आल्सो सॉलिड प्लस CO2 विच इज़ गैस। इस पूरी रिएक्शन में अगर मैं आपको ये पूछूं कि एंट्रोपी चेंज क्या होगा, तो आप ये देखेंगे, इस इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखेंगे, इस रिएक्शन को ध्यान से देखेंगे, तो आप ये देखेंगे कि जो आपके पास रिएक्टेंट्स थे वो सॉलिड में थे, और जो आपके पास प्रोडक्ट बन रहे हैं उनमें से एक प्रोडक्ट आपका गैशियस में बन रहा है। सो बेसिकली इस पूरे रिएक्शन में सॉलिड से गैस का फॉर्मेशन हो रहा है, और अगर गैस का फॉर्मेशन होगा तो इसका मतलब ये होगा कि एंट्रोपी आपका बढ़ेगा। तो इस पूरे रिएक्शन के लिए जो डेल एस होगा दैट इज़ पॉजिटिव। So del S change is positive, that is entropy change is positive, entropy is greater than 0, entropy increases. So positive का मतलब है एंट्रोपी बढ़ेगा क्योंकि गैस का फॉर्मेशन होगा। ओके सो दिस इज अबाउट एंट्रोपी, ये एंट्रोपी आपका आ जाएगा। अच्छा इसके बाद इसी एंट्रोपी पे एक न्यूमेरिकल इंक्लूड आपका है, एनसीईआरटी का है, ये इंपॉर्टेंट है। आपको पूछ रखा है दैट कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज इन सराउंडिंग व्हेन 1 मोल ऑफ वाटर इज फॉर्म्ड अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशंस एंड डेल एच एफ आपके पास बेसिकली एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ओके सो आपको क्या करना है, आपको एंट्रोपी चेंज सराउंडिंग का निकालना है। सो एक मोल वाटर फॉर्म हो रहा है, और एक मोल वाटर फॉर्म होते टाइम आपको सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज निकालना है। सो मैं क्या कर लेता हूँ, मैं सबसे पहले सिस्टम का एंट्रोपी चेंज निकाल लेता हूँ। जो सिस्टम का एंट्रोपी चेंज होगा दैट इज डेल एस सिस्टम, दैट इज इक्वल टू, अब ये जो फॉर्मूला था ऊपर ही हमने देख लिया। सो एंट्रोपी चेंज इज इक्वल टू एंथैल्पी चेंज अपॉन टेम्परेचर, ठीक है। सो डेल एच अपॉन टी, सो दिस विल बी इक्वल टू डेल एच अपॉन टी, ठीक है। तो डेल एच का वैल्यू आपके पास गिवन है, डेल एच आपके पास गिवन है -286, सो दिस इज -286। अभी किलो जोल में गिवन है, और जोल में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर लूँगा, सो मल्टीप्लाई बाई 10⁻3, ठीक है। सो आपके पास एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन था, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन -286 किलो जोल पर मोल गिवन था, इसको मैंने जोल्स में कन्वर्ट कर लिया, और जोल्स में कन्वर्ट करने के लिए मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया अपॉन टेम्परेचर। अब टेम्परेचर आपके सवाल में कहीं भी मेंशन नहीं है, बट ये चीज़ मेंशन है कि आपको स्टैंडर्ड कंडीशन लेके चलना है। तो स्टैंडर्ड कंडीशन अगर आप लेके चल रहे हैं तो आपका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा, एंड दैट इज़ 298 केल्विन। सो 298 केल्विन आपका टेम्परेचर हो जाएगा, ठीक है। सो डिवाइडेड बाई 298,
सो इसको सॉल्व करने पे जो आपका डेल एस बनेगा डेल एस सिस्टम विल बी इक्वल टू, अब इसको डिवाइड कर दीजिए और डिवाइड करने पे जो आपका आंसर बनेगा दैट इज़ -959.73, ये आंसर बन जाएगा आपका, दैट इज़ इन जोल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ओके, अच्छा ये एंट्रोपी चेंज आ गया आपके सिस्टम का, बट आपको चेंज निकालना है सराउंडिंग का, सो आप यहीं से निकाल सकते हैं क्योंकि एंट्रोपी सिस्टम का नेगेटिव आ रहा है, सो इसका मतलब ये होगा कि जो सराउंडिंग का एंट्रोपी होगा वो पॉजिटिव होगा। सो इन दिस केस डेल एस सराउंडिंग, सराउंडिंग का एंट्रोपी आएगा दैट इज नथिंग बट इक्वल टू द सेम वैल्यू, जस्ट वी हैव टू change the sign, so this will be equal to 959.73 जोल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये आपका आंसर बन जाएगा, राइट। सिस्टम का निकाल दिया और सराउंडिंग के लिए आपने बस साइन को चेंज कर दिया। ओके, सो इजी था, आपको बस एंट्रोपी चेंज सराउंडिंग का निकालना था, तो पहले सिस्टम का निकाल लीजिए और उसी वैल्यू को पॉजिटिव कर लीजिए तो सराउंडिंग एंट्रोपी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसी में एक और पॉइंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन, ड्यूरिंग फेज चेंज या फेज ट्रांसफॉर्मेशन आप लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए आप फेज ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, सो फेज ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होएगा आपके पास सॉलिड अगर है तो आप सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट कर रहे हैं और लिक्विड से गैस कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, और यही पॉसिबिलिटी आप रिवर्स में भी लेके चल सकते हैं। अच्छा, जब आप सॉलिड से लिक्विड जाएंगे तो सॉलिड से लिक्विड जाने का ये मतलब होगा कि आपका एंट्रोपी बढ़ रहा है, दिस इज़ वेरी सिंपल, ठीक है। सॉलिड से लिक्विड जाने पे आप बेसिकली मेल्टिंग कर रहे हो, फ्यूजन कर रहे हो, सो आपका जो एंट्रोपी चेंज होगा दैट डेल एस इज़ पॉजिटिव। और अगर आप इस डेल एस को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, सो डेल एस किसके बराबर होगा इस टाइम पे, सो डेल एस विल बी इक्वल टू डेल एच फ्यूजन एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन अपॉन टेम्परेचर, एम साथ में लिख दीजिए, मेल्टिंग टेम्परेचर, क्योंकि आप सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है। सो आप अगर आपके पास एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन मेंशन है और मेल्टिंग पॉइंट मेंशन है किसी भी गिवन सबस्टांस का, या ना मेंशन हो और वाटर मेंशन हो, तो फिर तो आपको 0 डिग्री सेल्सियस लेना है, तो डिवाइड कर दीजिएगा 0 डिग्री सेल्सियस को बेसिकली आप केल्विन में कन्वर्ट करके 273 केल्विन कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो डिवाइड करने पे आपका आंसर मिल जाता है। सो अगर आप सॉलिड से लिक्विड जा रहे हैं तो ड्यूरिंग दिस फेज ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज ड्यूरिंग मेल्टिंग देर इज इंक्रीज इन एंट्रोपी। सिमिलरली फ्रॉम कन्वर्जन फ्रॉम लिक्विड टू गैस, सो अगर आप लिक्विड से गैस चल रहे हैं, सो लिक्विड से गैस जाने का मतलब होगा कि आप वेपोराइजेशन कर रहे हैं, बॉइलिंग कर रहे हैं, सो इस टाइम पे भी आपका एंट्रोपी चेंज बढ़ेगा, तो डेल एस इज आल्सो पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, इसी को आप रिवर्स में चल लीजिए, सो अगर आप रिवर्स में आ जाएंगे दैट इज़ फ्रॉम गैस टू लिक्विड, सो गैस से लिक्विड आने पे दैट इज कॉन्डेंसेशन, एंड कॉन्डेंसेशन में आपका डेल एस नेगेटिव होगा, नेगेटिव का मतलब लेस देन 0। सिमिलरली फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड अगर आप फ्रीजिंग करते हैं एट दैट टाइम एज वेल डेल एस इज नेगेटिव, उस टाइम पे भी आपका डेल एस नेगेटिव होगा। दिस इज फेज ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पे एंट्रोपी आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई भी फेज ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है, चाहे आपका डायरेक्टली सॉलिड से गैस ही क्यों ना हो, सब्लिमेशन भी हो, तब भी एंट्रोपी बढ़ता है। सो कितना एंथैल्पी चेंज आएगा उस टाइम पे, उसको डिवाइड कर दीजिए उस पर्टिकुलर टेम्परेचर से जिस पे फेज ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तो आपके पास एंट्रोपी चेंज निकल जाएगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, राइट। ये तो बहुत सिंपल सा आपका। सो आपको पता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो प्रोसेसेस होंगे जिनमें नेचुरल क्षमता होती है, जिनमें नेचुरल टेंडेंसी होती है कि वो प्रोसेस खुद ब खुद हो सकते हैं, जस्ट आपको एक इनिशिएशन देने की ज़रूरत पड़ती है, और एक्सटर्नल एनर्जी या एक्सटर्नल एजेंसी को कॉन्स्टेंटली आपने अटैच करके नहीं रखना है, जस्ट एक इनिशिएशन दे देना है और उसके बाद वो खुद ब खुद होगा। जैसे मान के चल लीजिए आप लकड़ी को जलाना चाह रहे हैं, तो आपको सिंपली क्या करना है, जस्ट इनिशिएशन देना है, आपको सिर्फ आग लगानी है, उसके बाद वो खुद ब खुद जलना स्टार्ट होगा। तो ऐसे प्रोसेस आपके स्पॉन्टेनियस होंगे। और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ऐसे होंगे जिनको एक कांस्टेंट एक्सटर्नल एजेंसी की ज़रूरत पड़ेगी, एक कांस्टेंट एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत पड़ेगी जो खुद ब खुद नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आर those processes which have natural tendency, to occur, may require initiation। So, आपको सिर्फ इनिशिएशन या एक्टिवेशन देना है और उसके बाद ये प्रोसेस खुद ब खुद होंगे। लेकिन नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में क्या होंगे, दोज प्रोसेस विच
require an external agency or external source, external energy, energy constantly, continuously to proceed. ठीक है, इनको प्रोसीड करने के लिए कंटिन्यूसली एक्सटर्नल एजेंसी की नीड पड़ेगी. अगर आपने एक्सटर्नल एजेंसी हटाया तो प्रोसेस नहीं होगा. से मान लीजिए, मैं एग्जांपल लेके चल लेता हूँ. सपोज कर लीजिए आपने इलेक्ट्रोलिसिस कंसिडर कर लिया, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर. मान लीजिए आप वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं और वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करने के बाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लिबरेट कर रहे हैं. ठीक है, एट द रेस्पेक्टिव एनोड्स एंड कैथोड्स. अगर आपने एक्सटर्नल एजेंसी हटाया, अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दिया, तो आप ये देखेंगे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस आपका रुक जाएगा. और अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यूस है तो आपका इलेक्ट्रोलिसिस होता जाएगा. सो सच प्रोसेस आर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. ठीक है, वेयर एज अगर आप स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की बात कर लीजिए, मान लीजिए मैं एग्जांपल लिख लूँ, कंबशन ऑफ, या कंबशन लिख लेता हूँ मैं सिंपली. ठीक है ना, जब भी आप कंबशन करना चाह रहे हैं तो आपको सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी या इनिशिएशन देने की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद आपका प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा. ठीक है, सो ये आपके पास हो जाएंगे स्पॉन्टेनियस. इसी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में आप एक सिंपल सा एग्जांपल ये भी कंसिडर करके चल सकते हैं. मान लीजिए आप कहीं हिल पे हैं. ठीक है, आप कहीं पहाड़ पे हैं, एक स्लोप वाला पहाड़ आपके पास है, एक हिल आपके पास है ऐसा स्लोपी सा, और आपने ऊपर से एक पत्थर को धक्का मार दिया. तो वो जो पत्थर है आपका वो कंटिन्यूसली मूव करेगा. ठीक है ना, और वो मूव करेगा अपने पोटेंशियल एनर्जी की बेसिस पे, अपनी एनर्जी की बेसिस पे बेसिकली. ठीक है, सो ये जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आपके होंगे, इन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का जो ड्राइविंग फोर्स होगा, दिस इज इंपॉर्टेंट कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस खुद ब खुद तो होंगे, बट इनको खुद ब खुद करवाने के लिए कुछ ना कुछ ड्राइविंग फोर्स तो होना चाहिए. तो यहाँ पे जो मैं पॉइंट लिख रहा हूँ दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी, क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी या क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिसिटी. ठीक है, कि प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस होने के लिए किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी. तो पहली चीज़ दैट इज़ पोटेंशियल एनर्जी शुड डिक्रीज. दे शुड बी डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज, पोटेंशियल एनर्जी का डिक्रीज, जिसका आप सिंपल से एग्जांपल लिख सकते हैं कि जैसे आपका वाटर का फ्लो होगा फ्रॉम अप हिल टू डाउन हिल. जब पानी अपहिल से डाउनहिल आएगा तो बेसिकली उसका पोटेंशियल एनर्जी घटेगा और जो कन्वर्ट होता जाएगा आपके काइनेटिक एनर्जी में, जिसकी वजह से आपके वाटर का फ्लो होगा फ्रॉम अपहिल टू लो हिल. ठीक है, सेकंड क्राइटेरिया जो आपको देखने को मिलेगा वो है एंट्रोपी चेंज. दिस एंट्रोपी चेंज डेल एस इट शुड बी पॉजिटिव फॉर अ प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस. दिस डेल एस शुड बी पॉजिटिव. ये आपका जो डेल एस है ये पॉजिटिव होना चाहिए कि एंट्रोपी बढ़ता जा रहा है और आपका प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो जाएगा. ठीक है, दूसरा क्राइटेरिया. और इन सबसे भारी क्राइटेरिया, इन सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, अटमोस्ट क्राइटेरिया, सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया आपको देखने को मिलेगा डेल जी, दैट इज गिब्स फ्री एनर्जी, जो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने वाले हैं. इट शुड बी नेगेटिव, इट शुड बी लेस देन जीरो. एंट्रोपी, दिस एंट्रोपी चेंज शुड बी पॉजिटिव एंड गिब्स फ्री एनर्जी शुड बी नेगेटिव. सॉरी, दिस शुड बी नेगेटिव, दिस शुड बी लेस देन जीरो. और यही जो आपका डेल जी है, यही डेल जी आपका इम्पार्ट करता है इस स्पॉन्टेनिसिटी में. बेसिकली जितना जितना डेल जी घटता जाएगा उतना उतना आपका एनर्जी इम्पार्ट करेगा या ड्राइविंग फोर्स की तरह काम करेगा प्रोसेस को करवाने में. सो डेल जी जितना नेगेटिव हो, प्रोसेस उतना स्पॉन्टेनियस आपको देखने को मिल जाएगा. सो तीनों क्राइटेरिया आप ध्यान में रख लीजिएगा, तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज गिब्स फ्री एनर्जी. ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, गिब्स फ्री एनर्जी. ठीक है, तो सिस्टम के अंदर मान लीजिए आपका कोई भी मैटर है, सिस्टम के अंदर कोई भी मैटर आपका प्रेजेंट है, तो उस मैटर का जो, उस एनर्जी को आप यूजफुल वर्क में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं. सपोज कर लीजिए आपने गाड़ी में पेट्रोल डाल दिया और वो जो पेट्रोल आपके पास था वो मैटर था, अब उसको आप एनर्जी में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं जिससे आपका इंजन रन करे. सो बेसिकली कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी सिस्टम का यूजफुल वर्क में कन्वर्ट किया जा सकता है, दैट अवेलेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नोन एज गिब्स फ्री एनर्जी. सो इट इज डिफाइंड एज, is defined as the available amount of energy, is defined as the available amount of energy that can be converted, that can be converted
into useful work into useful work. सो वो अवेलेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो यूजफुल वर्क में कन्वर्ट हो सकता है, दैट इज नाउन एज गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है। अच्छा, पिछले वाले टर्म्स को मैं इनके साथ मिला के अगर आपको बात कर लूँ, तो मान लीजिए आपके सिस्टम का जो टोटल एनर्जी था, दैट एनर्जी इज इंटरनल एनर्जी, राइट। अच्छा, उसी एनर्जी को कितना हीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, दैट इज एंथैल्पी। और उसी एनर्जी का जो पोर्शन होगा, उसी टोटल एनर्जी का जो पोर्शन होगा, जो इम्पार्ट करेगा आपके रैंडमनेस में, जो इम्पार्ट करेगा डिसऑर्डर में, पार्टिकल्स में डिसऑर्डर लाने में, दैट इज एंट्रोपी। एंड सिमिलरली उसी में से जो एनर्जी आप वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज गिब्स फ्री एनर्जी। सो गिब्स फ्री एनर्जी वो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी में से वो एनर्जी, जो एनर्जी आप यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर सकते हो, उसको हम बोल देंगे गिब्स फ्री एनर्जी। नाउ दिस गिब्स फ्री एनर्जी, इट इज represented by del G, right? It is represented by del G. Now since it is a state function, so del G will be equal to, जो आपका total del G होगा, that is equal to del G final minus del G initial, और del G2 upon, और del G2 minus del G1, इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। Now mathematically, in order to calculate this del G, it is given as, so this del G is given as, डेल जी को आप कैसे लिखेंगे, इसका जो इक्वेशन बन जाएगा, दैट इज डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। दैट इज डेल जी इज इक्वल टू गिब्स फ्री एनर्जी चेंज विल बी इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस, वे डेल जी इज गिब्स फ्री एनर्जी। और अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें तो पर नॉट लगा सकते हैं, ठीक है। अगर इसी को मैं इस तरीके से लिख लूँ, यहाँ पे डेल जी नॉट लिख लूँ, दिस इज डेल जी एच नॉट एंड दिस डेल एस नॉट, दिस इज नथिंग बट स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। स्टैंडर्ड का मतलब जब आप स्टैंडर्ड कंडीशंस पे इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, एंड डेल एच इज स्टैंडर्ड चेंज इन एंथैल्पी या स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज, एंड डेल एस नॉट इज स्टैंडर्ड एंट्रोपी, वे टी इज टेम्परेचर, टी आपके पास टेम्परेचर होगा, ठीक है। अब ये जो आपका इक्वेशन आया, दिस इक्वेशन इज नोन एज गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, दिस इज कॉल्ड गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, दिस इज गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। ये जेके बॉस में एक बार आ रखा आपका, इसको ध्यान में रखिएगा। जेके बॉस में एक पीवाईक्यू में आपका सवाल देखने को मिलेगा, पीवाईक्यू में आपका एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको बोल रखा है कि राइट डाउन दी गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। सो अगर आपको ये लिखना है, सो यू कैन राइट डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस, और डेल जी नॉट इज इक्वल टू डेल एच नॉट माइनस टी डेल एस नॉट। सो दिस इज गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, इक्वेशन आपका आ जाएगा गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। नाउ इस इक्वेशन से इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी वो ये है कि सपोज कर लीजिए एनसीईआरटी पे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा कि अगर आपका डेल एच नॉट नहीं दे रखा है, तो आप डेल एच नॉट का वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं। सो वी नो दैट डेल एच नॉट, और डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल एन जी आर टी। ये आपने पढ़ रखा था एंथैल्पी इक्वेशन में भी, दैट डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल एन जी आर टी। अब इसको आप ऊपर वाले में अगर पुट कर लेंगे, तो आपके पास डेल जी का इक्वेशन बन जाएगा, डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस, इस वाले में आप पुट कर लीजिए, ठीक है। इसलिए मैं पुट कर लेता हूँ मैं। तो डेल एच की जगह पे पुट करेंगे डेल यू प्लस डेल एन जी आर टी, ओके, देन माइनस टी डेल एस। ये आपका इक्वेशन बन जाएगा जब आपके पास डेल एच नहीं दे रखा और इंटरनल एनर्जी मेंशन कर रखा है। उस टाइम पे आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। आप चाहो तो पहले डेल एच कैलकुलेट कर लो और उसके बाद इक्वेशन में पुट कर लो, ठीक है। सो ये भी आपका डेल जी का इक्वेशन बन जाएगा। नाउ आफ्टर दिस, इस इक्वेशन को ध्यान में रखते हुए इसके बाद आपको जो चीज़ ध्यान में रखनी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस पूरे डेल जी में आपको देखने को मिलेगी, वो है क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी। डेल जी एज क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी, ठीक है। अब आपको इस डेल जी को डिटरमिन करना है डिफरेंट कंडीशंस में, ठीक है। कैसे डिटरमिन करेंगे, ध्यान से देखते रहिएगा। सपोज कर लीजिए मैं डिफरेंट कॉलम्स बना लेता हूँ। डिफरेंट कॉलम्स में पहले वाले में मैं डेल एच लिख लेता हूँ, दूसरे में मैं डेल एस लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं टेम्परेचर कंडीशन लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं डेल जी लिख लेता हूँ, और उसके बाद मैं प्रोसेस लिख लेता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें इस बार भी आपके नीट 2025 में भी JEE में क्वेश्चंस थे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका। डिफरेंट कॉलम्स बना लेता हूँ।
ठीक है, कुछ इस तरीके से। ओके ओके ठीक है। अब इन सब को ध्यान में रखते हुए सपोज कर लीजिएगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं वन बाय वन इसको लिखूंगा, अब ध्यान से देखना कैसे हम इसको फाइंड आउट करेंगे। मान लीजिए, लेट मी कंप्लीट दिस एक्चुअली। ओके ओके सो सपोज कर लीजिए, पहली चीज़ मैं कंसिडर कर लेता हूँ, आप इक्वेशन को ध्यान में रख लेना। ये जो आपका डेल जी का इक्वेशन था, ये इक्वेशन जो ऊपर मैंने लिख रखा है, डेल जी इज इक्वल टू डेल एच नॉट माइनस टी डेल एस। मान लीजिए आपने डेल जी को पुट कर लिया, डेल एच को पुट कर लिया पॉजिटिव। सपोज कर लीजिए, आप खुद से भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। सपोज कर लीजिए आपने डेल एच को पॉजिटिव कंसिडर किया, ठीक है। सो हमने पॉजिटिव कंसिडर कर लिया, और मान लीजिए डेल एस को भी आपने पॉजिटिव कंसिडर कर लिया, ठीक है। देखना, ध्यान से देखना, इस इक्वेशन को ध्यान से देखना। मैं यहाँ पे वापस लिख देता हूँ इसको, यहाँ पे इसको मैं वापस लिख देता हूँ। दैट इज डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस, ठीक है। अब आपने डेल एच को पॉजिटिव रख लिया, ठीक है। सो डेल एच को हमने पॉजिटिव रख लिया, और डेल एस को भी आपने पॉजिटिव रख लिया, ठीक है। आपको डेल जी निकालना है। सो बेसिकली अगर आपका रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा तो डेल जी नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। डेल जी नेगेटिव चाहिए अपने को। डेल एच पॉजिटिव आ गया, और डेल एस भी आपका पॉजिटिव आ गया, ठीक है। अब पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, बेसिकली ये ओवरऑल नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि डेल जी नेगेटिव हो तो आपको ये टी डेल एस वाली टर्म ज़्यादा चाहिए, और टी डेल एस वाली ज़्यादा टर्म आने के लिए आपको अगर टी डेल एस का मैग्नीट्यूड ज़्यादा चाहिए, सो इन दैट केस आपको टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि ये वैल्यू कम हो, और अगर वैल्यू कम हो तो डेल एच पॉजिटिव वाला आपका भारी पड़ जाएगा उस टाइम पे। सो ओवरऑल डेल जी तो पॉजिटिव आ जाएगा लेकिन अपने को तो डेल जी नेगेटिव चाहिए। सो आप क्या करेंगे, आप इस नेगेटिव वाले टर्म को इंक्रीज करेंगे। सो नेगेटिव वाले टर्म को इंक्रीज करने का मतलब है आप टेम्परेचर को हाई रखेंगे। सो अगर मैं टेम्परेचर को हाई कंसिडर कर लूँ, इस टाइम पे अगर मैं टेम्परेचर को हाई मान के चल लूँ, सो हाई टेम्परेचर पे आपका डेल जी, जो टी डेल एस है, ये ज़्यादा हो जाएगा। सो आपका डेल जी नेगेटिव आ जाएगा। सो अगर डेल जी नेगेटिव आ गया तो प्रोसेस आपका स्पॉन्टेनियस होगा। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्रोसेस आपका हो जाएगा स्पॉन्टेनियस, राइट। उस टाइम पे प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, ठीक है। ये पहली चीज़। दोबारा एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, हमने क्या किया, हमने डेल एच को पॉजिटिव माना और डेल जी को भी पॉजिटिव माना। जब हमने इस कंसिडर कर लिया तो उसके बाद हमने ये देखा कि आपका जो टी डेल एस वाला टर्म है वो नेगेटिव आ जाएगा, और डेल एच वाला टर्म पॉजिटिव आ जाएगा। तो अगर आपको डेल जी नेगेटिव चाहिए तो अपने को टी डेल एस वाला टर्म ज़्यादा रखना पड़ेगा, जिसके लिए टेम्परेचर आपको हाई रखना पड़ेगा। सो हाई टेम्परेचर पे प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा जब डेल एच पॉजिटिव हो और डेल एस भी पॉजिटिव हो। ओके, नाउ सेकंड चीज़, सेकंड में कंसिडर कर लेता हूँ कि मान लीजिए आपने इसी में दूसरा कंडीशन ये बन जाएगा कि इसको पॉजिटिव मान लिया, इसको पॉजिटिव मान लिया, बट अभी आपने टेम्परेचर को लो रख लिया, ठीक है। अभी मैंने टेम्परेचर को लो रख लिया। सो अगर आपने टेम्परेचर को लो रखा तो अब सिमिलरली सेम कंडीशंस थे। सो इसका मतलब ये वाला जो नेगेटिव टर्म है ये कम हो जाएगा, और जो पॉजिटिव वाला है वो ज़्यादा हो जाएगा। सो इस केस में आपका जो डेल जी है वो पॉजिटिव आ जाएगा, और डेल जी पॉजिटिव आने का मतलब आपका प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, ठीक है। एक आपने देख लिया, और इसी में दूसरा क्राइटेरिया भी आपने देख लिया। सो उस टाइम पे आपका डेल जी कितना हो जाएगा, पॉजिटिव, और डेल जी पॉजिटिव का मतलब प्रोसेस हो जाएगा आपका नॉन स्पॉन्टेनियस। ये दो डिफरेंट केस बन गए, ठीक है। अब तीसरा केस देखिएगा ध्यान से, अब तीसरा केस देख लीजिए, इसको मैं रब कर लेता हूँ एक बार। सो तीसरा केस आपके पास क्या बनेगा, अब मान लीजिए इसको आपने पॉजिटिव रख लिया, या नेगेटिव वाला केस कंसिडर कर लो पहले। मान लीजिए इसको भी मैंने नेगेटिव रख लिया और इसको भी मैंने नेगेटिव रख लिया। अब पुट कर लीजिए, अब आपको फिर से पता है डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस, ठीक है। आपने क्या कर लिया, आपने दोनों को नेगेटिव रख लिया। सो ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है। अच्छा, अगर ये नेगेटिव है तो इस नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद ये ओवरऑल पॉजिटिव हो जाएगा। सो ओवरऑल पॉजिटिव आएगा, ठीक है, और ये नेगेटिव होगा। अब अगर आप चाहते हैं कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो तो आपका डेल एच वाला टर्म ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि ये नेगेटिव चल रहा है, तो ये वाली टर्म कम होनी चाहिए, और इस टर्म को कम करने के लिए आपको टेम्परेचर को लो रखना पड़ेगा, ठीक है। सो इन दिस केस टेम्परेचर अगर मैं लो रख लूँ तो लो टेम्परेचर पे आप देखेंगे आपका डेल जी नेगेटिव हो जाएगा, और डेल जी नेगेटिव होने का मतलब है आपका जो प्रोसेस है वो हो जाएगा आपका स्पॉन्टेनियस, प्रोसेस हो जाएगा स्पॉन्टेनियस, ठीक है। सो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, ओके। अच्छा, इसी में नेक्स्ट केस आपका क्या बनेगा, अब इसी में नेक्स्ट केस इसी में आप देखना चाहें तो वो ये हो जाएगा सेम नेगेटिव, इसको भी रख लूँ मैं, ये भी नेगेटिव, वापस से ये नेगेटिव,
बट अभी मैं टेम्परेचर को हाई रख लेता हूँ। तो जब आपने टेम्परेचर को हाई रख दिया, सो हाई टेम्परेचर पे आपका क्या बन जाएगा, क्योंकि अभी टेम्परेचर को मैंने हाई कंसिडर कर रखा है, तो आपका पॉजिटिव टर्म डोमिनेट करेगा। तो इसका मतलब आपका डेल जी पॉजिटिव आएगा, और डेल जी पॉजिटिव का मतलब आपका प्रोसेस हो जाएगा नॉन स्पॉन्टेनियस। ये हो जाएगा नॉन स्पॉन्टेनियस। सो हाई टेम्परेचर पे हो जाएगा, हाई टेम्परेचर पे नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, ठीक है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट दो और चीज़ आप लिख सकते हैं इसमें। दो और चीज़ें आप क्या लिखेंगे, अब एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव कंसिडर करके चलते हैं, ठीक है। सो मान लीजिए मैंने इसको पॉजिटिव माना, इसको मैंने पॉजिटिव कंसिडर कर लिया, ठीक है, और इसको मैंने नेगेटिव कंसिडर कर लिया, ठीक है। पुट कर लीजिएगा ऊपर वाले में फिर से, अब यहाँ पे पुट करके फिर से देख लीजिए। सो मैंने क्या किया, मैंने डेल एच को पॉजिटिव माना, सो ये पॉजिटिव, और इसको मैंने नेगेटिव मान लिया। अब आपको ये पता है कि जो नेगेटिव आपका डेल एस है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव बना देगा। सो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। सो इन दिस केस बोथ द टर्म्स आर पॉजिटिव, सो सम करने पे भी प्लस ही आएगा, चाहे आप टेम्परेचर को कम रखें चाहे आप टेम्परेचर को ज़्यादा रखें। सो एट एनी टेम्परेचर, एट एनी पॉसिबल टेम्परेचर, सो एट एनी पॉसिबल टेम्परेचर, एनी पॉसिबल टेम्परेचर, किसी भी पॉसिबल टेम्परेचर पे आपका जो डेल जी होगा वो पॉजिटिव होगा, और डेल जी पॉजिटिव होने का मतलब है आपका प्रोसेस हमेशा स्पॉन्टेनियस होगा किसी भी पॉसिबल टेम्परेचर पे। दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। इसके बाद इसी में नेक्स्ट अप क्या कंसिडर कर लेंगे, नेक्स्ट अप कंसिडर कर लीजिए कि अब आपने इस वाले को, ये जो आपके पास डेल एच था, इसको आपने नेगेटिव माना और अगले वाले को पॉजिटिव मान लिया, ठीक है। सो आपने इस वाले को नेगेटिव मान लिया, ओके। सो आपने नेगेटिव मान लिया अभी डेल एच को, ठीक है। सो डेल एच आ गया आपका नेगेटिव, ओके, और ये आ गया आपका पॉजिटिव। अब पॉजिटिव को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। सो बेसिकली ये टर्म भी नेगेटिव होगी और ये टर्म भी नेगेटिव होगी। सो जो ओवरऑल वैल्यू आपका आएगा, ओवरऑल वैल्यू भी नेगेटिव होगा हमेशा, ठीक है। सो अगर ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव होगा तो इसका मतलब एट एनी पॉसिबल टेम्परेचर, एनी पॉसिबल टेम्परेचर, किसी भी पॉसिबल टेम्परेचर पे आपका जो डेल जी है वो हमेशा नेगेटिव आएगा, और अगर डेल जी नेगेटिव आएगा तो ये प्रोसेस हमेशा स्पॉन्टेनियस होगा। इस केस में आपका प्रोसेस हमेशा स्पॉन्टेनियस होगा। ये 6 डिफरेंट कंडीशंस हैं जहाँ पे आपका प्रोसेस स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस हो सकता है। ये ये आपको इजीली ध्यान में रखना है और आप इजीली इसको कर सकते हैं। एक बार आपने खुद से इसको समझ लिया तो आप इजीली इसको खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट, मैं यहाँ पे भी लिख लेता हूँ दैट इफ डेल जी इज लेस देन 0 देन प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, क्योंकि ये वही एनर्जी आपका ड्राइविंग फोर्स की तरह काम करेगा आपके काम जो भी आप वर्क कर रहे हैं उसको करवाने में, ठीक है। नाउ इफ डेल जी इज इक्वल टू 0 देन प्रोसेस इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। अगर डेल जी 0 है देन प्रोसेस इक्विलिब्रियम में होगा, एंड इफ डेल जी इज पॉजिटिव इज ग्रेटर देन 0 देन प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस, एंड इन दैट केस वी नीड एन एक्सटर्नल एजेंसी टू डू दैट वर्क। उस टाइम पे आपको एक्सटर्नल एजेंसी की नीड पड़ जाएगी, ठीक है। दीज आर द क्राइटेरियाज ऑफ स्पॉन्टेनिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपका ये जो पूरा टेबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज रिलेशन बिटवीन डेल जी नॉट एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्योंकि एनसीईआरटी पे एक क्वेश्चन इसका मेंशन है, इसलिए आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है। सो देयर इज अ वेरी सिंपल रिलेशन बिटवीन डेल जी नॉट एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दैट इज गिवन एज डेल जी नॉट, that is standard Gibbs free energy, is equal to minus 2.303 nRT log k equilibrium, ठीक है। सिंपल सा रिलेशन आपका बिटवीन डेल जी नॉट एंड के इक्विलिब्रियम। अभी के लिए आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है, बोर्ड्स एग्जाम के लिए रिलेशन ध्यान में रखिए, क्योंकि एक ही न्यूमेरिकल एनसीईआरटी में इसका मेंशन है, अदरवाइज ये टॉपिक आप 12th में डिटेल में पढ़ते हैं। सो डेल जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log k equilibrium, where n is number of moles, R is universal gas constant, T is temperature and k equilibrium आपके पास मेंशन होगा फिलहाल के लिए, ठीक है। उससे आपका रिलेशन बन जाएगा डेल जी नॉट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच का, ठीक है। n is mole, R is गैस कांस्टेंट, जिसका वैल्यू आप कितना कंसिडर करके चलेंगे, या तो इक्वेशन में दे रखा है तो ठीक है, अगर नहीं दे रखा तो आप सिंपली 8.314 जोल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स कंसिडर कर लीजिए, या 2 कैलोरीज कंसिडर कर लीजिए, ठीक है। और टी आपके पास टेम्परेचर होगा, एंड दिस के इक्विलिब्रियम इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दिस इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ओके। अच्छा, इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन मैंने लिख रखा है, एनसीईआरटी का है, इंपॉर्टेंट है। आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू दे रखा है
और आपको निकालना है डेल जी नॉट का वैल्यू। सो वेरी वेरी सिंपल, आप ऊपर वाली इक्वेशन इसको पुट करेंगे। तो मैं पुट कर लेता हूँ, दिस विल बी डेल जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 एन आर टी लॉग के इक्विलिब्रियम, राइट। ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगा। तो सिंपली वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे। सो डेल जी नॉट विल बी इक्वल टू -2.303 मल्टीप्लाई बाई एन, नंबर ऑफ मोल मेंशन नहीं है तो हम 1 कंसिडर कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाई आर का वैल्यू आपको गिवन है कि आपको 3.41 पुट करना है, 8.314 पुट करना है। सो दिस विल बी 8.314 मल्टीप्लाई बाई टेम्परेचर 300 केल्विन गिवन है एंड देन लॉग 10, राइट। अब आपको ये पता है दैट log 10 इज इक्वल टू 1, सही, ध्यान में रख लीजिएगा log 10 का वैल्यू 1 के बराबर होगा। log 10 1 आ गया, तो आप क्या करेंगे, सिंपली इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। सो इन सबको मल्टीप्लाई करने पे आपका जो डेल जी नॉट आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा इसको, दिस विल बी -5527 अप्रॉक्सीमेटली जूल पर मोल। ये आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है, जूल्स में। लेकिन अगर आप किलो जूल में कन्वर्ट करना चाहें तो आप डिवाइडेड बाई 1000 करेंगे और 1000 से डिवाइड करने पे आपका आंसर बनेगा -5.527 किलो जूल पर मोल, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो सिंपल सा सवाल है, फॉर्मूला बेस्ड है, आप इसलिए इसको कर सकते हैं, ठीक है। ओके, इसी पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस इज इंपॉर्टेंट, अगेन एनसीईआरटी का सवाल है। आपको बोल रखा है कि आपके पास एक रिएक्शन दे रखा है दैट इज 2A + B गिव्स C, ठीक है। डेल एच का वैल्यू दे रखा है, डेल एस का भी वैल्यू आपको दे रखा है, और आपको बोल रखा है कि किस टेम्परेचर पे आपका रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। अगर आप ये मान के चल लें कि आपका डेल एच और डेल एस का वैल्यू कांस्टेंट है, जितने भी टेम्परेचर रेंज आप कंसिडर कर रहे हैं उसमें आपका डेल एच और डेल एस का वैल्यू कांस्टेंट है। सो बेसिकली आपको पता करना है कि रिएक्शन आपका स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा। सो उसके लिए अपने को डेल जी निकालना पड़ेगा। इफ़ डेल जी इज़ नेगेटिव, अच्छा ओके, आपको ये बोल रखा है कि स्पॉन्टेनियस किस टेम्परेचर पे होगा। सो बेसिकली आपको टेम्परेचर फाइंड आउट करना पड़ेगा, वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर रेंज से ऊपर आपका डेल जी नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसको किस तरीके से हम अप्रोच करेंगे। तो आपको ये पता है फ्रॉम गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस, ठीक है। आपको टेम्परेचर निकालना है जिस टेम्परेचर पे आपका रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। सो पहले मैं ये कंसिडर कर लेता हूँ, मैं इजी कर रहा हूँ इसको। सो मैं कंसिडर कर लेता हूँ, कंसिडर इक्विलिब्रियम कंडीशन। सो अगर मैं इक्विलिब्रियम कंडीशन कंसिडर कर लूँ तो मुझे पता है इक्विलिब्रियम कंडीशंस पे आपका डेल जी जीरो हो जाएगा, सही है। सो अगर आपका डेल जी जीरो हो जाएगा दैट इज डेल एच माइनस टी डेल एस इज इक्वल टू जीरो, डेल एच माइनस टी डेल एस विल बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। सो यहाँ से मैं क्या कर लूँगा, टेम्परेचर फाइंड आउट कर लूँगा, और जो टेम्परेचर आपके पास आएगा वो आपका आ जाएगा इक्विलिब्रियम कंडीशन पे। सो फिलहाल मैं इक्विलिब्रियम टेम्परेचर निकाल लेता हूँ। सो यहाँ से जो आपका टी आ जाएगा, ये माइनस टी डेल एस को मैं इस साइड लेके जाऊँगा। सो आपका हो जाएगा डेल एच इज इक्वल टू माइनस टी, सॉरी माइनस से तो उस साइड लेके प्लस हो जाएगा, ठीक है। सो टी डेल एस, और यहाँ से जो आपका टी हो जाएगा, टी में यहीं पर रखता हूँ, डेल एस डिवाइड में आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू डेल एच अपॉन डेल एस, ठीक है। सो इक्विलिब्रियम पे आप टेम्परेचर फाइंड आउट करना चाहें, सो इक्विलिब्रियम पे आपका टेम्परेचर हो जाएगा डेल एच अपॉन डेल एस। सो मैं वैल्यूज पुट कर लूँगा, टी विल बी इक्वल टू, क्वेश्चन में देखेंगे आपका डेल एच का वैल्यू रखा है 500 किलो जूल्स, 400 किलो जूल्स, राइट, 500 नहीं 400 किलो जूल्स, डिवाइडेड बाई आपका जो डेल एस का वैल्यू दे रखा है वो है 0.2। सो ये आपका बराबर हो जाएगा 400 और 0.2 का पॉइंट खत्म करके ऊपर एक और जीरो लगेगा और डिवाइड में 2 बचेगा आपका, और इसको डिवाइड करने पे आपका आ जाएगा 4000 अपॉन 2 विच इज़ 2000 केल्विन, ठीक है। तो ये जो आपका टेम्परेचर आया, ये टेम्परेचर आपका तब आया जब आपका इक्विलिब्रियम होगा। यहाँ पे भी ऊपर आप देखिएगा, जब आपने डेल एच का वैल्यू पुट किया, डेल एस का वैल्यू पुट किया और टी का वैल्यू आपने 2000 पुट किया, उस टाइम पे आपका डेल जी का वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। बट अपने को तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस चाहिए, सो वी हैव टू कंसिडर कि अपना प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। सो अगर आपको प्रोसेस स्पॉन्टेनियस चाहिए तो उस टाइम पे आप क्या करेंगे, बेसिकली टी जो क्राइटेरिया में मैंने ऊपर भी बताया, आप बेसिकली उस टाइम पे टी का वैल्यू 2000 से ऊपर कंसिडर करेंगे। जब आप टी का वैल्यू 2000 से ऊपर कंसिडर करेंगे तो आप ये देखेंगे कि नेगेटिव वाला जो टर्म है वो डोमिनेट कर जाएगा और आपका डेल जी का वैल्यू ओवरऑल नेगेटिव आएगा। 2000 केल्विन पे आपका रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगा, बट 2000 केल्विन से टेम्परेचर ऊपर इंक्रीज करने में, मान लीजिए आपने 2001 ले लिया, 2002 ले लिया, 2000 से ऊपर जाने पे, 2000 से ज़्यादा टेम्परेचर अगर आप कंसिडर करेंगे उस टाइम पे आपके डेल जी का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा। सो आप सिंपली लिखेंगे फॉर रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस,
फॉर रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस डेल जी मस्ट बी नेगेटिव, और इस केस में डेल जी अगर नेगेटिव चाहिए देन टी मस्ट बी ग्रेटर देन 2000 केल्विन। सो आपका जो फाइनल आंसर बनेगा वो बन जाएगा टी ग्रेटर देन 2000 केल्विन। 2000 केल्विन से ज़्यादा टेम्परेचर होना चाहिए, तब जाके आपका जो प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज Hess's law of constant summation. Okay, this is also important. ठीक है, ये भी आपके एग्जाम में पूछ लेता है। अच्छा, Hess's law आपका क्या बोलता है? मान लीजिए मैं कुछ इस तरीके से कंसिडर कर लूँ एक चेंज को, ठीक है। सपोज कर लीजिए आपने आप कोई प्रोसेस कर रहे हैं, जिस प्रोसेस में आपने ए पॉइंट से स्टार्ट किया था, बी पॉइंट पे आप चले गए, फिर सी पे चले गए, फिर डी पे चले गए, और फिर वापस ए पे आ गए, ठीक है। मैं साइक्लिक चेंज मान के चल रहा हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए ए से बी जाने में आपका जो एंथैल्पी में चेंज आया दैट इज इक्वल टू डेल एच वन। सो ए से बी जाने में जो एंथैल्पी चेंज आया दैट इज डेल एच वन, और बी से सी जाने में जो एंथैल्पी चेंज आया दैट इज डेल एच टू। देन सी से डी आने में जो आपका एंथैल्पी चेंज आया दैट इज डेल एच थ्री, और डी से ए आने में जो एंथैल्पी चेंज आया दैट इज डेल एच फोर, ठीक है। सो हेसेस लॉ के अकॉर्डिंग हेसेस के दो स्टेटमेंट हैं। पहला स्टेटमेंट, अगर आपका रिएक्शन एक स्टेप में या आपका कोई भी प्रोसेस एक स्टेप में हो रहा है, या वही प्रोसेस आपका एक से ज़्यादा स्टेप्स में होगा, तो ओवरऑल एंथैल्पी चेंज होगा दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है। सो स्टेटमेंट फर्स्ट इसका मैं लिख लेता हूँ। पहला स्टेटमेंट, द एंथैल्पी चेंज remains constant whether the process occur in single step or in multiple steps चाहे आपका प्रोसेस सिंगल स्टेप में हो, चाहे आपका प्रोसेस मल्टीपल स्टेप्स में हो, जो एंथैल्पी चेंज है दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट। जो एंथैल्पी चेंज है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका एंथैल्पी चेंज है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा कि कितने स्टेप्स में आपका रिएक्शन हो रहा है, कितने स्टेप्स में आपका प्रोसेस हो रहा है, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। सो हेसेस लॉ आपका ये भी प्रूव करता है दैट एंथैल्पी चेंज इज अ स्टेट फंक्शन। Since it depends on initial and final only, it does not depend on the change or the path थ्रू विच चेंज अकर। किस पाथ से चेंज आएगा, कितने स्टेप्स में चेंज आएगा, ये उस पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। सो पहला स्टेटमेंट होगा कि जो एंथैल्पी चेंज है वो कांस्टेंट रहेगा, चाहे आपका प्रोसेस एक स्टेप में हो और चाहे आपका प्रोसेस एक से ज़्यादा स्टेप्स में हो। दूसरा स्टेटमेंट इसका होगा कि जो टोटल एंथैल्पी चेंज होगा, अब मान लीजिए आपका प्रोसेस एक से ज़्यादा स्टेप्स में हो रहा है, जो मैंने कंसिडर एग्जांपल कर रखा है उसमें आप देख पाएंगे कि जो आपका प्रोसेस है वो 4 स्टेप्स में हो रहा है, ए से बी, बी से सी, सी से डी और फिर डी से ए। सो इस केस में, इस वाले पर्टिकुलर केस में आप देखेंगे कि जो टोटल एंथैल्पी चेंज होगा दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल एंथैल्पीज ऑफ ईच स्टेप्स, ठीक है। सो स्टेटमेंट सेकेंड होगा द टोटल एंथैल्पी चेंज तो कांस्टेंट होगा, बट होगा किसके बराबर? तो ये बराबर होगा जितने भी स्टेप्स में आपका प्रोसेस हो रहा है उन सब स्टेप्स की एंथैल्पीज को आपको सम करना है। दैट इज वाई हमने यहाँ पे समीशन लिख रखा है। सो द टोटल एंथैल्पी चेंज will be equal to the summation of all the enthalpies of individual steps। जितने भी इंडिविजुअल स्टेप्स इन्वॉल्व हैं उन सब की एंथैल्पीज को सम करने पे आपका ओवरऑल एंथैल्पी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। टोटल एंथैल्पी चेंज आपका बराबर हो जाएगा हर स्टेप की एंथैल्पी को सम कर पे, हर स्टेप की एंथैल्पी को सम करके आपको टोटल मिलेगा। सिमिलरली अगर आप जो मैंने एग्जांपल कंसिडर कर रखा है, अगर आप इसमें टोटल एंथैल्पी चेंज निकालना चाहें तो जो आपका डेल एच टोटल होगा वो बराबर हो जाएगा सम ऑफ इंडिविजुअल एंथैल्पी। सो पहला एंथैल्पी डेल एच वन, दूसरे का डेल एच टू, then del h3 and then del h4. So simply will be equal to del h1 plus del h2 plus del h3 plus del h4 plus del h4, तो del h4 के बराबर आपको देखने को मिल जाएगा, राइट। ओके, ये आपका टोटल एंथैल्पी चेंज हो जाएगा। ना सिमिलरली आप हेसेस लॉ को प्रूफ भी कर सकते हैं। आप देखिए प्रूफ कैसे करेंगे। आप मान लीजिए आप कंसिडर कर लीजिए कि आपने एक
प्रोसेस कंसिडर किया, ठीक है, मान लीजिए इस तरीके से लिख लूँ, आपने एक प्रोसेस कंसिडर किया, सपोज कर लीजिए मैं ए से गोइंग फ्रॉम ए टू सी, तो मैं ए से सी जा रहा हूँ। एक तो मैं ए से सी डायरेक्टली जाऊँगा और दूसरा ये है कि मैं पहले ए से बी जाऊँगा और उसके बाद बी से सी चला जाऊँगा, ठीक है। तो जब आप ए से सी जाएंगे तो आपका जो एंथैल्पी चेंज होगा दैट इज़ डेल एच, और जब आप मान लीजिए ए से बी जा रहे हैं देन द एंथैल्पी चेंज इज डेल एच वन, क्योंकि 2 स्टेप्स में होगा, एंड फ्रॉम बी टू सी वी हैव एंथैल्पी चेंज डेल एच टू। सो मैंने कंसिडर किया एक चेंज जहाँ पे आप डायरेक्टली ए से सी जा रहे हैं, और इसी चीज़ को मैंने 2 स्टेप्स में कंसिडर किया कि ए से सी जाने का दूसरा तरीका ये है कि आप ए से बी चले जाएं और बी से सी चले जाएं, ठीक है। इसी को आप इमेजिन में इसी सेम कॉन्सेप्ट को याद ध्यान में रखते हुए आप इसको कार्बन डाइऑक्साइड पे भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली बनाया, और दूसरा तरीका ये है कि सबसे पहले मैंने कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया और फिर कार्बन मोनोऑक्साइड में फिर से 1 मोल ऐड करके ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब इस पूरे से आप ध्यान में रख लीजिएगा। सो मैं लिख लेता हूँ कि आपका जो एंथैल्पी चेंज होगा, एंथैल्पी चेंज फ्रॉम ए टू सी, जब आप ए से सी जाएंगे तो एंथैल्पी चेंज आपका डेल एच के बराबर है, ठीक है। एंड वी नो दैट डेल एच इज इक्वल टू, अब ये जो एंथैल्पी चेंज होगा दिस इज नथिंग बट फाइनल एंथैल्पी माइनस इनिशियल एंथैल्पी, सो ये बराबर होगा आपका एच सी माइनस एच ए, सही है। सिंस इट इज़ द स्टेट फंक्शन सो इट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट, सो इसको मैं इक्वेशन 1 मान के चल लेता हूँ। दैट इज जो एंथैल्पी चेंज आपका था फ्रॉम ए टू सी दैट इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ सी माइनस एंथैल्पी ऑफ ए, ओके। नाउ स्टेप 1, अब 2 स्टेप्स में आपका रिएक्शन हो रहा है, ये जो आपका स्टेप 1 था और ये आपका स्टेप 2 था, स्टेप 1 और स्टेप 2, ठीक है। फिर मैं लिख लेता हूँ फ्रॉम ए टू बी, अगर आप ए टू बी रिएक्शन को कंसिडर करके चलते हैं तो मुझे बताइए ए से बी जाने में आपका एंथैल्पी चेंज कितना आ रहा है। सो फ्रॉम ए टू बी द एंथैल्पी चेंज इज डेल एच वन, एंड दिस डेल एच वन विल बी इक्वल टू फाइनल एंथैल्पी माइनस इनिशियल, फाइनल अभी आपका बी था सो मैं लिख लूँगा एच बी माइनस एच ए, ठीक है। एच बी माइनस एच ए के बराबर आपका ये जाएगा, इसको मैं इक्वेशन सेकेंड रख लेता हूँ। अच्छा, सिमिलरली फ्रॉम बी टू सी, अगर आप बी टू सी चेंज देख रहे हैं सो बी टू सी जाने पे मेरे को ये बताइए एंथैल्पी चेंज कितना आएगा, डेल एच टू जो मैंने लिख रखा है, एंड दिस विल बी इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल, अभी फाइनल आपका सी होगा, सो दिस इज एक्चुअली इक्वल टू एच सी माइनस एच बी, एच सी माइनस एच बी, राइट। सो वी हैव एच सी माइनस एच बी, इसको मैं इक्वेशन थर्ड मान लेता हूँ। नाउ हेसेस लॉ के अकॉर्डिंग जो टोटल एंथैल्पी चेंज होगा दैट इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल स्टेप्स, तो मैं क्या कर लेता हूँ, मैं सिंपली आपका ऐड कर लेता हूँ इक्वेशन सेकंड और थर्ड को। सो ऐड सेकंड एंड थर्ड, सो सेकंड और थर्ड को अगर मैं ऐड करूँगा तो ये आपका इस डेल एच के बराबर आना चाहिए, और ये डेल एच आपका किसके बराबर है, एच सी माइनस एच ए। तो मान लीजिए मैंने ऐड कर दिया, तो ऐड करने पे आपका डेल एच वन प्लस डेल एच टू कितना हो जाएगा, सो डेल एच वन प्लस डेल एच टू विल बी इक्वल टू एच बी माइनस एच ए प्लस एच सी माइनस एच बी प्लस एच सी माइनस एच बी। अब इससे आपको ध्यान में होगा कि आप देख सकते हैं जो एच पी आपका है प्लस में और माइनस में कैंसिल आउट हो जाएगा, सो ये आपका डेल एच वन प्लस डेल एच टू ये बराबर होगा आपका माइनस एच ए प्लस एच सी, तो मैं एच सी पहले लिख देता हूँ, सो एच सी माइनस एच ए के। सिमिलरली ये जो आपका एच सी माइनस एच ए आया, यही एच सी माइनस एच ए आपका इक्वेशन फर्स्ट में डेल एच के बराबर था, ठीक है। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ये एच सी माइनस एच ए किसके बराबर, डेल एच के बराबर, सो मैं लिख सकता हूँ डेल एच वन प्लस डेल एच टू इज इक्वल टू डेल एच, ये आपका टोटल डेल एच के बराबर होगा, ठीक है। और यही चीज़ हेसेस लॉ बोलता है कि जो आपका टोटल एंथैल्पी चेंज होगा वो आपका कांस्टेंट होगा, चाहे आपका प्रोसेस एक स्टेप में हो चाहे आपका प्रोसेस एक से ज़्यादा स्टेप्स में हो। तो हमने ये कंसिडर करके हमने इसको प्रूव भी कर दिया, ठीक है। जो आपका टोटल एंथैल्पी चेंज था वो बराबर होगा सम ऑफ इंडिविजुअल स्टेप्स के, तो ये कांस्टेंट होगा, ओके। सो मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, ओके। कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं मैंने इसमें, एनसीईआरटी के हैं। पहला सवाल आपके पास है कि अगर आपके पास एक आइसोलेटेड सिस्टम गिवन है जिसमें डेल यू जीरो है, तो डेल एस का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस दैट फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम दैट डेल एस इज ऑलवेज पॉजिटिव, दिस डेल एस इज ग्रेटर देन जीरो, ये आपका पॉजिटिव होगा, ये सिंपल सा है, ठीक है। तो जो आपका डेल एस है वो पॉजिटिव होगा क्योंकि आपका प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, तो आपका प्रोसेस हो जाएगा स्पॉन्टेनियस, तो डेल एस का वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। दो आप इसको इक्वेशन में पुट करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं, बट उतना लंबा करने की जरूरत नहीं रहेगी। आपको सिंपली याद रखना है कि अगर आइसोलेटेड सिस्टम आपके पास दे रखा है तो आपका जो डेल एस का वैल्यू है वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है।
आपके पास एक रिएक्शन दे रखा है जहाँ पे 2Cl से आपका Cl2 फॉर्म हो रहा है और आपको डेल एच और डेल एस का साइन पूछ रखा है, ठीक है। सब इस इक्वेशन को ध्यान में रखेंगे तो आप ये देखेंगे, मैं पहले डेल एस लिख लेता हूँ। जो आपके पास गिवन रिएक्टेंट्स थे उनमें Cl के 2 मोल प्रेजेंट थे और जो आपका प्रोडक्ट है उसमें 1 ही मोल प्रेजेंट है। सिंस द नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीजेस, सिंस द नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीजेस, क्योंकि आपके नंबर ऑफ मोल घट रहे हैं और दोनों साइड आपका गैस दे रखा है। तो अगर आपका नंबर ऑफ मोल डिक्रीज कर रहा है, ये मैंने अभी एंट्रोपी के फैक्टर्स में भी ऊपर बताया था। सो अगर आपका मोल घट रहा है, मोल डिक्रीज कर रहा है, सो दैट मीन्स देर इज डिक्रीज इन एंट्रोपी। सो इफ देर इज डिक्रीज इन नंबर ऑफ मोल्स, सो एंट्रोपी विल डिक्रीज। सो एंट्रोपी विल डिक्रीज, एंट्रोपी विल बी नेगेटिव, राइट। एंट्रोपी डिक्रीज का मतलब एंट्रोपी नेगेटिव होगा। सो डेल एस इज इक्वल टू नेगेटिव, डेल एस आपका नेगेटिव होगा, एंट्रोपी भी घटेगा, ओके। अच्छा डेल एच का साइन भी आपको बताना है। अब डेल एच का साइन आप कैसे देखेंगे, ये जो आपके पास 2Cl दे रखा है, इसका मतलब ये होगा कि आपके पास 2 क्लोरीन के डिफरेंट एटम्स दे रखे थे और जब आपके प्रोडक्ट में Cl2 बना, इसका मतलब इन दोनों ने आपस में बॉन्ड बना लिया होगा। तो आपके पास रिएक्टेंट साइड पे ये एटॉमिक फॉर्म में थे, सो ये एटॉमिक फॉर्म्स हैं, और प्रोडक्ट साइड में क्योंकि एटॉमिसिटी दे रखा है तो ये मॉलिकुलर फॉर्म हो जाएगा। सो ये आपका मॉलिकुलर फॉर्म है, ओके। अच्छा, क्योंकि प्रोडक्ट साइड में मॉलिक्यूल में बॉन्ड बन रखा है, इन एटम्स के बीच में बॉन्ड बन गया, तो बॉन्ड बनने का ये मतलब होगा कि एनर्जी रिलीज हुआ होगा, सिंस बॉन्ड फॉर्मेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। सो ऑन द प्रोडक्ट साइड, ऑन द राइट साइड, ऑन द प्रोडक्ट साइड देयर इज बॉन्ड फॉर्मेशन, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड बन गया आपका, ठीक है, विच इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, which is exothermic, which is exothermic process. Bond formation is always exothermic, right? So bond formation is always exothermic. So यहाँ पे आपका हीट रिलीज हुआ होगा, so del H must be negative. So del H भी आपका क्या रहा होगा, नेगेटिव रहा होगा, ठीक है। तो इस केस में आपका डेल एस भी नेगेटिव होगा और डेल एच भी नेगेटिव होगा। बस इतना ध्यान में रखना कि अगर इस इक्वेशन को उल्टा करके लिख लें, इसी को रिवर्स करके लिख लें, तो फिर आप ध्यान में रख लेना, इसको रटना मत। हो सकता है कि इक्वेशन को आपको रिवर्स करके दे रखा हो, तो फिर आप देखिएगा दोनों साइन आपके पॉजिटिव हो जाएंगे उस टाइम पे, ठीक है। सो ये आ जाएगा आपका डेल एच और डेल एस का साइन। Now next one is, ये भी आपका PYQ में आया रखा है, that why Hess's law is considered as a special case of Float. Okay, सिंपल आंसर, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर इसका है। आपको ये पता है कि Hess's law के अकॉर्डिंग जो टोटल एंथैल्पी चेंज है वो कांस्टेंट होगा, और फ्लोट भी आपका यही बोलता है कि जो टोटल एनर्जी आपके सिस्टम का है वो कंजर्व रहेगा। सो बेसिकली जो Hess's law है वो फ्लोट का एक स्पेशल केस है। सिंस एज पर Hess's law, since as per Hess's law the total energy remain conserved, the total energy और enthalpy दोनों चीज़ें सेम है, remain conserved। जो टोटल एंथैल्पी एनर्जी है वो कंजर्व रहेगा, which is also a statement of फ्लॉट, which is also a statement of फ्लॉट। यही फ्लॉट का भी स्टेटमेंट है, यही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का भी स्टेटमेंट है कि जो टोटल एनर्जी है वो कंजर्व रहेगा, क्योंकि फ्लॉट का आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी पढ़ते हैं। और हेसेस भी यही चीज़ बोलता है कि आपके एक प्रोसेस का जो टोटल एंथैल्पी चेंज है वो कांस्टेंट रहेगा। सो बेसिकली हेसेस लॉ आपका एक स्पेशल केस है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, ओके। नाउ आफ्टर दिस वी हैव सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्योंकि एक थ्योरेटिकल सा पोर्शन है इसलिए मैंने इसको ऑलरेडी लिख रखा है, ये थ्योरी टाइप है सिर्फ, तो आपको सिर्फ ये पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। सो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग जो आपके यूनिवर्स का एंट्रोपी है या तो वो कांस्टेंट रहेगा हमेशा, दिस इज इंपॉर्टेंट कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग जो यूनिवर्स का एंट्रोपी है या आइसोलेटेड सिस्टम का एंट्रोपी है, आइसोलेटेड का पर्टिकुलरली, या तो वो कांस्टेंट रहेगा या वो हमेशा इंक्रीज करेगा बट डिक्रीज नहीं हो सकता, ठीक है। सो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग जो एंट्रोपी यूनिवर्स का है वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस। सो नेचुरल प्रोसेसेस के कारण जो यूनिवर्स का एंट्रोपी है वो हमेशा बढ़ रहा है, ये सेकेंड लॉ का पहला स्टेटमेंट आ जाएगा। अब दूसरा स्टेटमेंट है कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको हीट फ्लो की डायरेक्शन बता देता है जो फर्स्ट लॉ नहीं बता पाया। तो सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग जब भी हीट फ्लो होगा दैट इज ऑलवेज फ्रॉम हाई टेम्परेचर बॉडी टू लो टेम्परेचर बॉडी, दैट इज फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी, ठीक है। जस्ट थ्योरेटिकल पॉइंट से आप इनको रिमेंबर इजली कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद सेकेंड लॉ, क्योंकि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बहुत सारे साइंटिस्टों का हाथ था, बहुत सारे इसमें साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे, जिसमें से क्लैजियस था। तो क्लैजियस के अकॉर्डिंग
कि ये बात इम्पॉसिबल है विदाउट एनी यूजिंग ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी कि आप हीट फ्लो को किसी ठंडे बॉडी से किसी गर्म बॉडी में ट्रांसफ़र करो. Without using any external agency, it is impossible for the spontaneous flow of heat from colder body to hotter body, right? अच्छा, देन वी हैव कैल्विन स्टेटमेंट, और कैल्विन के अकॉर्डिंग आप ऐसा मशीन कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते जिसका एफिशिएंसी 100% हो. इसका मतलब आप ऐसा मशीन कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते जो आपका 100% हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दे, या वाइस वर्सा. ठीक है, तो कैल्विन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ऐसा मशीन आप कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाएंगे, ऐसा इंजन कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाएंगे जो 100% एफिशिएंट हो, जो 100% आपका हीट वर्क में कन्वर्ट कर दे. द लास्ट इज, ये वही बात है जो मैंने ऊपर लिख रखा था कि विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंसी आप किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को रिवर्स नहीं कर सकते. अगर आपके पास कोई स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो एक्सटर्नल एजेंसी लगाए बगैर आप उसको रिवर्स. ओके, देन वी हैव थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. ठीक है, तो आपके पास थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ना. थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपका ये बोलता है कि अगर आपके पास कोई परफेक्टली और प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड प्रेजेंट है और आप उस परफेक्टली और प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड को ओके पे लेके चले जाओ. ओके का मतलब है 0 केल्विन, दैट इज़ -273 डिग्री सेल्सियस पे लेके चले जाओ. सो उस टाइम पे उसके सारे के सारे अरेंजमेंट्स जितने भी उसमें डिसऑर्डर थे वो सब के सब आपके ख़त्म हो जाएंगे. लाइक देयर विल बी नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स एक्सेप्ट वन. जिस पॉसिबल कंडीशन में वो उस टाइम पे होगा उसी में होगा, उसके अलावा अरेंजमेंट्स पॉसिबल नहीं होंगे. सो इसका मतलब ये होगा कि अगर अरेंजमेंट्स उस टाइम पे बदले नहीं जा सकते तो आपका जो एंट्रोपी चेंज होगा वो 0 होगा. ठीक है, सो कुल मिला के थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग इट स्टेट्स दैट the entropy of a system, the entropy of a pure and perfectly crystalline solid, approaches zero if temperature approaches zero. If temperature approaches 0 केल्विन, या इसी को आप एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी पढ़ते हैं, एब्सोल्यूट ज़ीरो भी पढ़ते हैं, एब्सोल्यूट ज़ीरो. सो अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज कर दो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान में रख लीजिएगा, आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है. प्योर एंड परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड, आपका क्रिस्टलाइन होना चाहिए पहली बात. अगर आपके पास कोई ऐसा सॉलिड है जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में नहीं होगा तो उस पर थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एप्लीकेबल नहीं होता. जैसे आपके आइस क्यूब्स हैं, मैं लिमिटेशंस में भी लिख दूंगा. जैसे आपके आइस क्यूब्स रहते हैं, तो आइस क्यूब आपका परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड में नहीं होता. सो उस केस में आपका वाटर के केस में बेसिकली, सो वाटर के केस में आपका थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एप्लीकेबल नहीं होता. ठीक है, सो आपका जो सॉलिड है दैट मस्ट बी प्योर एंड परफेक्टली क्रिस्टलाइन, वो प्योर और परफेक्टली क्रिस्टलाइन होना चाहिए. सो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग जो एंट्रोपी एक परफेक्टली और प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड का होगा जब आपका टेम्परेचर 0 केल्विन को अप्रोच करेगा, ये 0 हो जाएगा. अच्छा, ऐसा होगा क्यों, मैं लिख लेता हूँ कि ऐसा क्यों होगा. बेसिकली जो एंट्रोपी चेंज है इसको निकालने का एक और फॉर्मूला होता है, that is KLNW. So del S is equal to KLNW, where K is Boltzmann constant. Now this W is number of arrangements. फिलहाल के नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स समझ लीजिए आप, अदरवाइज दिस इज एक्चुअली माइक्रो स्टेट्स. ठीक है, सो कितने नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स पॉसिबल होंगे. अब आपने जो सॉलिड कंसिडर किया था उस सॉलिड को आप -273 डिग्री सेल्सियस पे लेके चले गए. ठीक है ना, 0 केल्विन पे लेके चले गए या -273 डिग्री सेल्सियस पे लेके चले गए, जो कि एक पॉसिबल थ्योरेटिकल टेम्परेचर है. इसके अलावा इससे नीचे टेम्परेचर पॉसिबल नहीं होता. ठीक है ना, ये ओके आपका पॉसिबल टेम्परेचर है, इससे नीचे टेम्परेचर पॉसिबल नहीं होता. तो अगर आप इस टेम्परेचर पे लेके चले गए तो आपके सारे के सारे मोशंस फ्रीज हो जाते हैं, एक्सेप्ट 2 वाइब्रेशंस फिर भी होते हैं, बट स्टिल अभी के लिए थर्ड लॉ समझने के लिए कि आपके मोशन सारे फ्रीज हो जाते हैं, तो अरेंजमेंट्स बदले नहीं जा सकते, अरेंजमेंट्स में चेंज नहीं हो सकता. सो अगर अरेंजमेंट्स में चेंज नहीं हो सकता तो 0 केल्विन पे जो W का वैल्यू है वो 1 के बराबर हो जाएगा.
कोई अरेंजमेंट नहीं बदला जा सकता। सो अगर आप इसका वैल्यू 1 पुट कर दें तो आपका जो डेल एस है, क्योंकि log 1 आपका 0 के बराबर हो जाता है, तो डेल एस भी आपका 0 के बराबर हो जाएगा। सो उस टाइम आपका डेल एस भी कितना आ जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। सो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग एक प्योर और परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड का एंट्रोपी 0 अप्रोच करेगा जब आपने टेम्परेचर को 0 केल्विन कंसिडर कर लिया। ऐसा इसलिए क्योंकि उस टाइम पे उसके अरेंजमेंट्स बदले नहीं जा सकते, और अगर अरेंजमेंट नहीं बदले जा सकते तो आपका एंट्रोपी चेंज 0 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इस थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को नेर्नेस ने दिया था। सो दैट इज वाई इट इज आल्सो नोन एज नेर्नेस लॉ। सो इट इज आल्सो नोन एज नेर्नेस्ट लॉ। इसको नेर्नेस लॉ भी पढ़ते हैं। ठीक है, और ये उन केसेस में एप्लीकेबल नहीं होता जहां पे आपका जो गिवन सॉलिड है वो परफेक्टली क्रिस्टलाइन ना हो। ओके, सो मैं लिमिटेशंस लिख लेता हूँ इसका। लिमिटेशंस ये कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा बेसिकली। सो लिमिटेशन छोड़ के मैं ऐसा लिख लेता हूँ, कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, सो ये उन केसेस में एप्लीकेबल नहीं होगा इफ कंपाउंड आर सबस्टांस, if compound or substance has no perfectly crystalline structure, if compound or substance has non crystalline structure, अगर इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाए, नॉन क्रिस्टलाइन, उस केस में आपका रेजिडुअल एंट्रोपी, उस केस में एक्चुअली में एंट्रोपी कुछ बचता है, टोटल एंट्रोपी 0 नहीं होता, देन वी हैव रेजिडुअल एंट्रोपी। इन दैट केस वी हैव रेजिडुअल एंट्रोपी, और कुछ ना कुछ एंट्रोपी होने के कारण इसका एंट्रोपी 0 नहीं होता। ठीक है, इसका मैं एग्जांपल लिख लेता हूँ। अच्छा, शायद मैंने ऊपर वाटर का एग्जांपल दे दिया, वो गलत था। ठीक है, वाटर का एग्जांपल नहीं था एक्चुअली, मैं शायद मैंने ऊपर वाटर गलती से नाम ले लिया। तो इसमें वाटर एग्जांपल नहीं आता है, या आइस क्यूब एग्जांपल्स में नहीं आते हैं। इसका जो बेसिक एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा, लाइक CO, लाइक वी हैव NO और ग्लास। ठीक है, ग्लास आपके पास हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया। इन केसेस में थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है, प्लीज़ इस ऊपर वाले पार्ट को इग्नोर कीजिएगा, मैंने शायद गलती से वाटर या आइस का नाम ले लिया। ठीक है, सो ये आपका आ जाएगा थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, ठीक है, जेके बॉस का एक PYQ है, शायद 2022 में आ रखा था, आप इसको इजिली सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा, आपको क्या करना है, आपको एंथैल्पी ऑफ कंबशन निकालना है ग्लूकोज का। इस तरीके से सवाल आपको मैंने ऊपर भी सॉल्व करवा रखे हैं, और गिवन डाटा आपके पास है। ठीक है, तो कैसे अप्रोच करेंगे, आप खुद भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो ग्लूकोज का एंथैल्पी ऑफ कंबशन निकालना है, सो हम क्या करेंगे, रिक्वायर्ड इक्वेशन लिखेंगे। तो बताइए, आपका जो रिक्वायर्ड इक्वेशन होगा, आप लिख लेंगे उसको। ग्लूकोज का कंबशन आपको करना है, सो वी हैव C6H12O6, राइट, प्लस O2, कंबशन करने के लिए ऑक्सीजन लगेगा, और जो आपका प्रोडक्ट बनेगा दैट इज CO2 प्लस H2, राइट, CO2 प्लस H2। अब इसको बैलेंस कर लीजिए। बैलेंस करने में कार्बन आपके 6 आ जाएंगे, और हाइड्रोजन आपके पास 12 हैं। यहाँ पे H2 ऑलरेडी आ गया, तो मैं 6 लिख दूंगा। नाउ वी हैव ऑक्सीजन 6 2 12, और 12 और 6 आपके पास 18 आ जाएंगे। सो 2 ऑलरेडी हैं, तो मैं 9 लिख दूंगा। ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गया। अब इस रिक्वायर्ड इक्वेशन में जब आप एंथैल्पी ऑफ कंबशन निकालेंगे, देन एंथैल्पी ऑफ कंबशन विल बी इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, सिंपली। सो एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट आपको करना है। ठीक है, अब देखिए आपके पास प्रोडक्ट में क्या क्या है। प्रोडक्ट में अपने पास कार्बन डाइऑक्साइड है, और प्रोडक्ट में आपके पास वाटर मॉलिक्यूल है। लेकिन जो आपके पास गिवन डाटा होगा, उस गिवन डाटा में आपके पास जो एंथैल्पीज गिवन होंगी वो सिर्फ पर मोल की होंगी, और आपके पास जितने मोल रिक्वायर्ड लग रहे हैं आप उतने से उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। सो एंथैल्पी ऑफ कंबशन अब ग्लूकोज विल बी इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। सो प्रोडक्ट में आपका CO2 आ जाएगा, और CO2 का एंथैल्पी आपके पास कितना दे रखा है, -393, बट क्योंकि 6 मोल लग रहे हैं तो मुझे इसको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो दिस विल बी इक्वल टू 6 इंटू इसका एंथैल्पी जो दे रखा है दैट इज -393, राइट, प्लस वाटर का एंथैल्पी, और वाटर का एंथैल्पी 6 मोल आपको रिक्वायर्ड है। ठीक है, और 1 मोल के लिए एंथैल्पी कितना दे रखा है, -269 और आपको 6 मोल के लिए निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 6 करना पड़ेगा। सो दिस विल बी इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय जो वैल्यू आपके पास दे रखा है दैट इज -2694। ओके, ये आ गया आपका एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स। अब इसमें से आप माइनस करेंगे एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, सो माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट में आपका ग्लूकोज दे रखा है। ठीक है, ऑक्सीजन सिर्फ कंबशन के काम में आ रहा है, इसको कंसिडर नहीं करेंगे आप, राइट। सो ग्लूकोज 1 मोल, और ग्लूकोज के 1 मोल के लिए आपको एंथैल्पी चेंज दे रखा है थर्ड वाली इक्वेशन में दैट इज -1169। सो दिस विल बी इक्वल टू -1169। सो इस सबको सॉल्व कर लीजिए, इस सबको सॉल्व करने पे आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आप इजीली इसको सॉल्व करके यहाँ पे आंसर पुट कर दीजिएगा।
ये आपके लिए होमवर्क रख रहा हूँ मैं, आप इजीली इसको सॉल्व कर लीजिए। अब तो सिर्फ आपको मल्टीप्लाई प्लस माइनस करना है और आंसर लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके, एक और सवाल आपके पास गिवन है। क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी का सवाल है। अच्छा, आपके पास साइनामाइड दे रखा है और इस साइनामाइड को आपने ट्रीट कर रखा है, इसका बेसिकली ऑक्सीडेशन आप कर रहे हैं, कंबशन कर रहे हैं, और आपके पास डेल्यू का वैल्यू सवाल में मेंशन है। ठीक है, ठीक है, सब चीज़ें गिवन है, इजी है, इजी, आप इसको इजीली भी फाइंड आउट कर सकते हैं। आपके पास बोल रखा है कि साइनामाइड का रिएक्शन किया जा रहा है डाइऑक्सीजन के साथ बॉम्ब कैलोरीमीटर में। सो ध्यान में रखिएगा, वी हैव दिस कैलोरीमीटर, या मैं कैलोरीमेट्री लिख लूँ। सो कैलोरीमेट्री इज बेसिकली अ टेक्निक, कैलोरीमेट्री इज अ टेक्निक to determine heat change of reaction, to determine heat change of reaction। रिएक्शंस में कितना हीट चेंज होगा, कितना एंथैल्पी चेंज होगा, इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए या इस चीज़ की स्टडी करने के लिए आप इसको कैलोरीमेट्री कहा जाता है। और एंथैल्पी चेंजेस जिन इंस्ट्रूमेंट्स में या जिन भी सेटअप्स में किया जाता है, दैट वी कॉल्ड एज बॉम्ब कैलोरीमीटर। सो कैलोरीमीटर में आप बेसिकली एंथैल्पी चेंजेस निकालते हैं। अच्छा, इस गिवन क्वेश्चन में आपके पास डेल यू दे रखा है। सो डेल यू आपके पास गिवन है -742.7 किलो जूल पर मोल। ठीक है, सवाल में दिख पाएंगे कि आपका डेल यू गिवन है। अच्छा, डेल यू गिवन है और आपको डेल एच फाइंड आउट करने को बोल रहा है, आपको बेसिकली एंथैल्पी चेंज फाइंड आउट करने को बोल रहा है। सो वी नो दैट डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल एन जी आर टी, राइट, सिंपल सा फॉर्मूला आपका है। अब आपके पास आर भी दे रखा है और आर नहीं दिया तो आप स्टैंडर्ड वैल्यू लेंगे, जो आपको पता है 8.314, और आपको टी मेंशन कर रखा है 298। सो हमें अब सिर्फ डेल एन जी फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो डेल एन जी विल बी इक्वल टू, जो डेल एन जी है वो किसके बराबर आ जाएगा, बस एक करेक्शन पॉइंट यहाँ से कीजिएगा। तो आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट क्योंकि सवाल में जो NH2CN है ये सॉलिड फॉर्म में मेंशन है और नीचे इक्वेशन में इसको गैस लिख रखा है, तो आप इसको सॉलिड कर दीजिएगा, ठीक है। सो ये सॉलिड फॉर्म में है। सो डेल एन जी कितना आ जाएगा, प्रोडक्ट मोल माइनस रिएक्टेंट मोल गैशियस के। आप देख पाएंगे N2 गैस है, CO2 गैस है, इसको आप इग्नोर करेंगे क्योंकि लिक्विड फॉर्म में है, और ये सॉलिड में है, इसको भी आप इग्नोर कर देंगे। सो प्रोडक्ट के मोल हो जाएंगे 2, N2 का और CO2 का, एक और एक 2, माइनस रिएक्टेंट में 3/2। सो दिस विल बी इक्वल टू 2 to the 4, so 4 minus 3/2 that is equal to 1/2। सो डेल एन जी का वैल्यू आएगा। अब आप सिंपली डेल एन जी और सारे वैल्यूज पुट कर दीजिए, आपको डेल एच का वैल्यू मिल जाएगा। सो वी हैव डेल एच इज इक्वल टू डेल यू विच इज़ -742.7 किलो जूल्स, राइट, प्लस डेल एन जी। सो डेल एन जी आ गया अपने पास 1/2 मल्टीप्लाई बाय आर। अच्छा, आर का वैल्यू जो आप पुट करते हैं वो है 8.314। अब क्योंकि ये 8.314 आपका वैल्यू जॉल्स में है, बट आप देख पाएंगे जो आपका डेल यू दे रखा है वो किलो जॉल्स में दे रखा है। तो इसका मतलब ये होगा कि अपने को जो आर का वैल्यू पुट करना है वो किलो जॉल में पुट करना पड़ेगा। सो हम सिंपली क्या कर देंगे, 8.314 जो जॉल्स में होगा इसको किलो जॉल में कन्वर्ट करेंगे, और किलो जॉल में कन्वर्ट करने के लिए आपको इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो 1000 से डिवाइड करने का मतलब है 10⁻⁻3। सो मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻3। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यही पॉइंट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। 10⁻⁻3 आपको किलो जॉल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई 1000 कर दिया, जो आपका ऊपर आ जाएगा और 10⁻⁻3 बना लेगा। मल्टीप्लाई बाई टेम्परेचर, टेम्परेचर आपके पास मेंशन कर रखा है क्वेश्चन में, दैट इज 298 टेम्परेचर होगा। सो इस सबको सॉल्व करने पे, जब इस सबको सॉल्व करेंगे आप मल्टीप्लाई प्लस कर देंगे, कर लीजिएगा, इतना सा टास्क है आपके लिए। सो डेल एच आपका जो आ जाएगा वो आ जाएगा -741.16, ठीक है, -741.16, क्योंकि हमने किलो जॉल में कन्वर्ट किया था तो आंसर आ जाएगा किलो जॉल पर मोल। जो यूनिट्स हैं वो किलो जॉल पर मोल में होंगे। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर, दैट इज डेल एच इज इक्वल टू -741.16 किलो जॉल पर मोल, ठीक है। सो दैट इज़ इट। थर्मोडाइनमिक्स में आपको जेके बॉस के लिए या बोर्ड्स एग्जाम के लिए इतनी ही सारी चीज़ें कवर करनी है, जो मैंने सवाल क्वेश्चंस में भी करवा दिया, आपके जेके बॉस के पीवाईक्यू भी देख लिया और थ्योरेटिकल पोर्शन भी इसमें देख लिया। मैं इसको एक बार वापस प्ले करता हूँ, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं कंप्लीट इसको वापस प्ले कर लेता हूँ स्टार्टिंग से ही। ओके, से पहली चीज़ जो आपने टाइप्स ऑफ सिस्टम में देखा, उसके बाद स्टेट फंक्शंस और पाथ फंक्शंस, उसके बाद इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हमने देख लिए। देन वी हैव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, और इनके कुछ एग्जांपल्स हमने देख लिया। देन वी हैव थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, एडियाबैटिक एट्सेट्रा, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देख लिया था। उसके बाद वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस देखा था। ओके, इसको ड्राइव भी कर रखा था। आपके पास फाइनल इक्वेशन आया था W total इज इक्वल टू -2.303 NRT log V2/V1,
उसके बाद इस पे बेस्ड हमने क्वेश्चन किया था। उसके बाद वर्क डन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस देखा और इस पे बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चन देखे और कुछ कॉन्सेप्ट्स भी देखे थे। देन साइक्लिक में अब चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो, साइक्लिक वाले को, बोर्ड्स एग्जाम में पूछने के चांसेस थोड़े कम है इसके। देन इंटरनल एनर्जी एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स हमने देख लिया, इस पे बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए। देन एंथैल्पी और हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम हमने देख लिया। देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज हमने देख ली। ओके, उसके बाद एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन देख लिया, उस पर बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए एनसीईआरटी के और कुछ पीवाईक्यू के, सबके सब इम्पॉर्टेंट हैं, सबके सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। और आज के लेक्चर में हमने हीट कैपेसिटी देखा, देन मोलर हीट कैपेसिटी, देन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और उसके बाद डिफरेंट रिलेशंस इन हीट कैपेसिटीज़ के बीच में और हीट के बीच में एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। देन रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी। उसके बाद इस पे बेस्ड हमने एक न्यूमेरिकल देख लिया एनसीईआरटी पे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने एंट्रोपी देख लिया, उसके बाद एंट्रोपी पे कौन कौन सा फैक्टर एंट्रोपी को इफेक्ट करता है वो देख लिया। देन उसके बाद हमने एंट्रोपी पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया। देन स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस देख लिए। उसके बाद हमने गिब्स फ्री एनर्जी देखा, गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन देखा और क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिसिटी देखे। और इसी पे बेस्ड बहुत इंपॉर्टेंट जो आपने देखा वो आपके पास है, डिफरेंट कंडीशंस के अंदर आपका स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कब होगा। देन डेल जी नॉट और के इक्विलिब्रियम के बीच का एक रिलेशन हमने देख लिया जिसपे बेस्ड एक न्यूमेरिकल एनसीईआरटी को सॉल्व कर लिया। एंड आफ्टर दैट अनदर न्यूमेरिकल ऑन डेल जी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस पे एक न्यूमेरिकल देख लिया हमने एनसीईआरटी का, काफ़ी इंपॉर्टेंट। देन हमने हेसेस लॉ देख लिया, इसका स्टेटमेंट और इसको प्रूव भी किया। उसके बाद हमने कुछ एनसीईआरटी के और सवाल देख लिए, बाकी सब क्वेश्चंस ही थे। देन जीरोथ लॉ हमने देख लिया, थर्ड लॉ हमने देख लिया, और जो आप जीरोथ लॉ ईजी है वो आप खुद भी देख सकते हैं, ठीक है ना, जीरोथ लॉ आप खुद भी पढ़ सकते हैं, जीरोथ लॉ काफ़ी ईजी है आपका। और उसके बाद हमने जेके बॉस के एक पीवाईक्यू को अटेम्प्ट कर लिया जिसका आंसर मैंने यहाँ पे रखा हुआ, आप आंसर इसका कमेंट भी कर सकते हैं सॉल्व करने के बाद। और उसके बाद एक और क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी का कवर कर लिया, ठीक है। सो इस थर्मोडाइनमिक्स में इतना ही आपका जेके बॉस के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।